नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने सल्तनतकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज व कला संस्कृति का जो टॉपिक था, 8 नंबर चैप्टर था रवि कुलरिया बुक के सर का। इसमें हमने 8 चैप्टर में 150 क्वेश्चन किए थे। इसमें चैप्टर में टोटल 289 क्वेश्चन है, तो बाकी बचे जो लगभग 140 क्वेश्चन है उसको हम आज की क्लास में करेंगे। और आज की क्लास के साथ ही पिछले काफ़ी दिनों से जो सल्तनत काल चल रहा था, इस सल्तनत काल को आज हम समाप्त करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रांत राज्यों की तरफ। तो सल्तनत काल के बचे 140 क्वेश्चन करते हैं आज। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 13वीं व 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार ने 13वीं व 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मोहम्मद हबीब ने। बे नंबर ऑप्शन। इतिहासकारों का एक दल जैसे ललन जी गोपाल तथा के एस लाल उत्तर भारत में तुर्कों के आगमन को एक ऐसी घटना के रूप में देखते हैं जिसने भारत के भौतिक एवं मानवीय स्रोतों के विनाश एवं उन्मूलन की प्रक्रिया प्रारंभ की। सल्तनत की स्थापना के साथ होने वाले आर्थिक परिवर्तनों के बारे में एकदम भिन्न धारणा इन विचारों से काफी पहले 1952 में मोहम्मद हबीब ने व्यक्त की थी। यह ठीक है कि मध्यकालीन इस्लामी सभ्यता के अंतर्गत युद्धों एवं अभियानों में भारी ध्वंस और विनाश हुआ है। फिर भी मोहम्मद हबीब के अनुसार सल्तनतकालीन शासन प्रणाली अपनी पूर्ववर्ती शासन प्रणाली अर्थात राजपूती सामंती समाज से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न थी और इसने सामाजिक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने पहले की तुलना में काफी बेहतर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया। उन्होंने इस परिवर्तनों को मुख्य शहरों के फैलाव तथा कृषि संबंधों को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के संदर्भ में देखा। उन्होंने आगे यह बताया कि ये नए शासक दस्तकारी विनिर्मिताओं के विभिन्न उत्पादों में दिलचस्पी रखते थे, दस्तकारों की जाति में नहीं। इस प्रकार वे उन जातिगत प्रतिबंधों के प्रति उदासीन थे जिन्होंने सल्तनत काल में से पहले के भारत में शहरी दस्तकारों को दबा रखा था और एक पैसे से दूसरे पैसे में जाने की गतिशीलता पर अंकुश लगा रखा था। गांव में से शासक और ज्यादा राजस्व वसूल करना चाहते थे, इसलिए उनके महानतम शासकों जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बिचौलियों को निकाल बाहर किया, जो बचत का एक भाग स्वयं हड़प जाते थे और छोटे छोटे किसानों पर अत्याचार करते थे। प्रोफेसर हबीब की राय में यह परिवर्तन इतने आधारभूत थे कि उन्हें क्रमशः शहरी क्रांति शहरी क्रांति तथा ग्रामीण क्रांति का नाम दिए जा सकते हैं। इस प्रकार हबीब मध्यकालीन अर्थव्यवस्था को पहले से चली आ रही अर्थव्यवस्था का सिलसिला नहीं मानते। इसके विपरीत उसे एक ऐसी अर्थव्यवस्था मानते हैं जो अपनी पूर्ववर्ती अर्थव्यवस्था से एकदम भिन्न थी। शहरी तथा ग्रामीण क्रांति के संबंध में मोहम्मद हबीब की धारणा से इरफान हबीब एक हद तो सहमत थे, किंतु एक सीमा तक उनका इससे मतभेद भी है। वे मोहम्मद हबीब की इस धारणा की पुष्टि करते हैं कि सल्तनत काल में कुछ कारणों से शहरी अर्थव्यवस्था का काफी विस्तार हुआ। इरफान हबीब मोहम्मद हबीब के इस विचार से सहमत नहीं है कि शहरीकरण की दिशा में जो प्रगति हुई और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय वंशानुगत राजा महाराजों की शक्ति में जो कमी आई, वह समाज के किसी विशेष वर्ग की मुक्ति का परिणाम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट एकता अवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट एकता व्यवस्था नहीं थी? पहला कि एकता राजस्व एकत्रित करने की एक व्यवस्था है। एकता राजस्व एकत्रित करने की एक व्यवस्था है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का एक स्रोत है। एकता से एकत्रित आय सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। तो एकता से जो एकत्रित आय होती थी वह सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी, बल्कि इस राजस्व से मुक्ति और सैन्य प्रशासनिक जो खर्चे होते थे उनको पूरा किया जाता था और उसके पश्चात उसे सल्तनत सुल्तान के खाते में भेजा जाता था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक खर्चे रखने पड़ते थे, तो ये बात है सही है। सी नंबर इसका गलत होगा।
एकता व्यवस्था के तहत इक्ताधारक, इक्तेदार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। एकता से राजस्व एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इस राजस्व से मुक्ति अपने सैनिक और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था तथा उसे उस इस राजस्व से निश्चित संख्या में सैनिक व घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। निजाम उल मुल्क अबू अली हसन बिन अली तुसी 1017 से 92 की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक एकता व्यवस्था का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को जो सुमेलित कीजिए, सबसे पहले नंबर पर है कल्ब। कल्ब क्या था? कल्ब किसे कहा गया? तो कल्ब कहा गया सेना को। दूसरे नंबर पर है तोफिर। तोफिर क्या था? तो एकता की अनुमानित आय में वृद्धि को तोफिर कहा गया। तीसरे नंबर पर है हस्म। हस्म घुड़सवार सैनिक को कहा गया। और फाजिल, फाजिल जो निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली जो आय होती थी उसे फाजिल कहा जाता था। सी, ए, बी और डी, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की सेना के मुख्य भागों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? इल्तुतमिश की सेना के मुख्य भागों में कौन नहीं था? तो मुख्य भागों में पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी और धनुर्धर सेना थी। तोपखाना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु अपनाई गई नीतियां इतिहासकार के एम निजामी के द्वारा कितनी श्रेणियों में विभाजित थी? तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अपनाई गई जो नीतियां थी वह के एम निजामी के द्वारा कितनी श्रेणियों में विभाजित की गई थी? तो यह की गई थी 3 श्रेणियों में विभाजित। 3 श्रेणी कौन सी थी? इतिहासकार के एम निजामी ने दिल्ली सल्तनत की मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा हेतु अपनाई गई नीतियों को 3 श्रेणी में बांटा है। पहली अलगाव की नीति 1221 से 1240, उदासीनता की नीति 1240 से 66 और संघर्ष की नीति 1266 से लेकर 1335 ईस्वी तक। आवबाब क्या था? आवबाब क्या था? तो आवबाब था विभिन्न प्रकार का कर, जैसे गृह कर, सिंचाई कर आदि को आवबाब कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? भूमि सुधार के बारे में कौन कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है कि उसने विशेषाधिकार युक्त वर्ग, खूत और मुकदम जो थे, इन विशेषाधिकार युक्त वर्गों के अधिकारों को कम करने का प्रयास किया था। तो यह सत्य है। उसका यह प्रयास पूर्णतः सफल रहा। तो उसका यह प्रयास पूर्णतः सफल नहीं रहा था, बल्कि आंशिक सफल ही हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा है मुबारक शाह खिलजी के काल में खुतों और मुकदमों के सारे अधिकार लौटा दिए गए और अलाउद्दीन के कई राजस्व उपायों को त्याग दिया गया था। तो ये बात भी सही है। तो 1 और 3, बे नंबर ऑप्शन। जमीन को मापने, स्थानीय विशेषाधिकार युक्त वर्गों के उत्पीड़न को कम करने एवं गांव के पटवारियों की बहियों की सहायता से स्थानीय राजस्व कर्मचारियों के खाते और हिसाब किताब की जांच पड़ताल कराने की अलाउद्दीन की नीति ने एक विशेष मानक और आदर्श कायम किया, जिसे शेरशाह और अकबर जैसे उसके कुछ परवर्ती शासकों ने अपनाने का प्रयत्न किया, किंतु विशेषाधिकार युक्त वर्ग की आय को सीमित करने का उसका प्रयास केवल आंशिक रूप से ही सफल रहा। ये वर्ग काफी प्रभावशाली बने रहे और अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी मुबारक शाह के शासनकाल में खुतों और मुकदमों के सारे विशेषाधिकार जो है लौटा दिए गए और अलाउद्दीन के कई राजस्व उपायों को भी त्याग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान कौन सी फसल की खेती नहीं करते थे? तो उसमें गेहूं की खेती की जाती थी, जौ की खेती की जाती थी, चावल की खेती की जाती थी। मक्का जो है, मक्का 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेके आए थे। तो सल्तनत काल में मक्का नहीं था। सल्तनत काल में नील और अफीम की खेती शुरू हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कनी चांदी का एक छोटा सी सिक्का था। संस्कनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था, वो किसके बराबर था? तो 6 जीतल के बराबर था। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कनी नामक चांदी का सिक्का चलाया जो 6 जीतल के बराबर था। संस्कनी के आधे मूल्य 3 जीतल का सिक्का दोगनी कहलाता था। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अद्धा 1/2, बिक 1/4 नामक तांबे के सिक्के भी चलाए। हस्तगनी या चिहिल सिक्का 8 जीतल के बराबर था। कज्जर साहब फिरोज शाह तुगलक के समय, जबकि ठक्कर फेरू अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रसिद्ध टकसाल पर भारी थे। फिरोज तुगलक ने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के काल में एक चांदी का टंका किसके बराबर था? अलाउद्दीन के काल में एक चांदी का टंका किसके बराबर था? 48 जीतल के बराबर। सल्तनत कालीन सिक्के, टंका, सस्कनी व जीतल किन धातुओं के थे? सल्तनत कालीन जो सिक्के हैं, टंका, सस्कनी व जीतल, यह कौन सी धातुओं के बने थे? तो ये चांदी व तांबे से निर्मित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है कि बुनाई के क्षेत्र में बुनाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार अर्थात सपाट रूप वाली हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन का पहली बार उल्लेख वर्ष 1469 ईस्वी में संकलित की गई पुस्तक मिफ्ता उल फुजा में मिलता है। बुनाई का के महत्वपूर्ण आविष्कार, बुनाई के क्षेत्र का महत्वपूर्ण आविष्कार जो सिलाई की मशीन थी, उसका पहला उल्लेख जो मिलता है 1469 में की पुस्तक मिफ्ता उल फुजाला में हुआ था। तो ये सही है। बाबर ने भारत में दासों का उल्लेख नहीं किया। बाबर ने भारत में किसी प्रकार के दासों का उल्लेख नहीं किया है, ये भी सत्य है। लोदियों के द्वारा जारी किया गया बहलोली टंका कांसे का था। तो बहलोली जो टंका था यह कांसे का नहीं बल्कि चांदी और तांबे का मिश्र धातु का सिक्का था। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। द नंबर है कि महमूदी या मुजफ्फरी गुजरात एवं मालवा की टकसाल में टंकित हल्के प्रकार के र- रजत के सिक्के थे। तो द नंबर ऑप्शन भी सही है। 6 नंबर इसका गलत होगा। बहलोली सिक्का 80 रति तोल का चांदी तांबे की मिश्र धातु का सिक्का बहलोल लोदी ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? दीवान ए रियासत विभाग के नियंत्रण में। बाजार की देखभाल का कार्य दीवान ए रियासत को सौंपा गया। अलाउद्दीन ने याकूब को इसका अध्यक्ष बनाया। यह बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। इसके बाजार अधीक्षक के रूप में सहना ए मंडी पद पर मलिक काबुल की नियुक्ति और बरीद जो गुप्तचर अधिकारी था की नियुक्ति की गई। इनका कार्य बाजार में वस्तुओं के मूल्यों एवं माप तोल की जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? अलाउद्दीन के जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मुख्य स्रोत है तारिक ए फिरोज शाही। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी का प्रमुख स्रोत बरनी की तारिक ए फिरोज शाही है। इसके अलावा नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी की खेर उल मजलिस, अब्दुल मलिक इसामी की फुतू उस सलातीन, इब्न बतूता की रिहला में भी इसकी जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतू या तारिक ए अलई में अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था की प्रशंसा की है। खुसरो के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रजा को राहत पहुंचाना था। मोरलैंड के अनुसार मूल्य नियंत्रण का प्रयास केवल दिल्ली तक सीमित रह गया, जबकि फरिश्ता ने कहा कि मूल्य नियंत्रण सुल्तान द्वारा शासित अधिकतर प्रांतों में लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के बाजार सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलाउद्दीन की बाजार सुधार बाजार सुधार के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है?
पहला कि दिल्ली में 3 बाज़ार स्थापित किए गए, तो ये सत्य है। बाज़ारों में खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाए गए थे, ये बात भी सत्य है। तीसरा कि विंध्यन क्षेत्र के दक्षिणी भाग को खालिसा के अंतर्गत लाया गया। तो विंध्यन का जो दक्षिण भाग था, यानी कि दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे, उनको एक भी क्षेत्र को खालिसा के अंतर्गत नहीं लाया गया, ना ही दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के अंतर्गत लाया गया था। तो 6 नंबर ऑप्शन गलत है। निर्धारित मूल्य की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाजार अधिकारी के रूप में सहाना नियुक्त किया गया। निर्धारित मूल्यों की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाजार अधिकारी के रूप में सहाना नियुक्त किया था, तो ये भी सही है। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए। पहला खाद्यान्नों के लिए, दूसरा सभी प्रकार के कपड़ों एवं कीमती वस्तुओं जैसे चीनी, तेल, मेवे आदि के लिए, और तीसरा घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए। इन सभी बाजारों के नियंत्रण और प्रशासन के लिए विस्तृत विनियम जवाबित बनाए गए। अलाउद्दीन का पहला प्रयास था कि सरकार के पास खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडार रहे, ताकि व्यापारीगण एक कृत्रिम अभाव पैदा कर मूल्य बढ़ाने की अथवा मुनाफाखोरी करने की कोशिश न करें। इस प्रयोजन से दिल्ली में शाही भंडार स्थापित किए गए। खाद्यान्नों को गांवों में लाने का दायित्व प्राय कारवानी अथवा बंजारे निभाते थे, जिनमें से कुछ के पास 10,000 अथवा 20,000 तक की संख्या में बैल होते थे। इन बंजारों को आदेश दिया गया कि वे आपस में मिलकर एक संगठन बनाएं, ताकि एक दूसरे की प्रतिभूति दे सके। उन्हें यमुना के किनारे अपने बच्चों, सामान एवं पशुओं के साथ रहना पड़ता था। उनकी देखरेख करने के लिए एक अधिकारी, सुहना या सहाना, नियुक्त किया गया। दोआब में दोआब में और उसके आसपास के 100 कोस के क्षेत्र में, जिसे खालिसा के तहत लाया गया था, जहां भू राजस्व उपज का आधा भाग निर्धारित किया गया। मुनाफाखोर को, चाहे वह किसान हो अथवा दुकानदार या संबंध अधिकारी, कठोर दंड दिया जाता था। बर्नी का कहना है कि किसानों को अपने लिए 10 मन से अधिक अनाज नहीं रखने दिया जाता था, किंतु ऐसे आदेश को लागू करना आसान नहीं रहा होगा। सभी खाद्यान्न अलाउद्दीन द्वारा खाद्यान्नों के विक्रय के लिए स्थापित बाजारों, मंडियों से लाए जाते थे और केवल सरकारी मूल्यों पर बेचे जाते थे। एक अधिकारी सुहोना को पर्याप्त शक्ति प्रदान कर बाजार का प्रभारी नियुक्त किया गया। उसे सख्त आदेश दिए गए कि वह उन अनुदेशों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करे। बर्नी के कथनानुसार इन सभी उपायों के परिणाम स्वरूप अनाजों की कीमतें गिर गई। इस प्रकार गेहूं 7.5 जितल प्रति मन की दर से, जो 4 जितल प्रति मन की दर से, उच्च कोटि का चावल 5 जितल प्रति मन की दर से एवं चना 5 जितल प्रति मन की दर से बिकता था। आधुनिक तौल पद्धति के आधार पर गणना करने से ये कीमतें इस प्रकार है: 1 रुपये में 88 सेर गेहूं, 98 सेर चना एवं उच्च कोटि का चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय ए अदल मुख्यतः था। सराय ए अदल मुख्यतः क्या था? अब वस्त्र, अब बाजार, वस्त्रों का बाजार था। दूसरे बाजार यानी वस्त्र बाजार में मेवे, जड़ी बूटी, घी, तेल आदि भी, जिन्हें दीर्घ समय तक रखा जा सकता था, बिकते थे। इस बाजार को सराय ए अदल कहते थे। अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि देश के विभिन्न भागों एवं यहाँ तक कि विदेशों से व्यापारियों द्वारा लाए गए सभी कपड़े सरकारी दरों पर केवल इसी बाजार में लाए जाए और बेचे जाए। यदि कोई भी वस्तु सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से 1 जितल भी अधिक मूल्य पर बेचा जाता, तो उसे जब्त कर लिया जाता तथा विक्रेता को दंड दिया जाता था। धनी मुल्तानी व्यापारियों को, जो दूरस्थ प्रदेशों एवं विदेशों से माल लाते थे, इस शर्त पर राजकोष से 20 लाख टंके की पेशगी दी गई कि वे अपना माल किसी भी बिचौलिए को न बेचकर सराय अदाल में सरकारी दरों पर बेचेंगे। बर्नी ने, जैसा कि उन्होंने अनाज के सिलसिले में लिखा है कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों और अन्य वस्तुओं की कीमतों की एक लंबी सूची दी गई। इस प्रकार कोई व्यक्ति एक टंका में 40 गज मोटा अथवा 20 गज महीन बुना हुआ सूती कपड़ा, 1.5 जितल में 1 सेर साधारण चीनी, 1 जितल आधा सेर घी और 1 जितल में 3 सेर तिल का तेल खरीद सकता था। बर्नी हमें बताता है कि यदि कोई दुकानदार तौल में कमी करता, तो उसके शरीर से उस
कमी के दूने वजन के बराबर मांस काटकर निकाल लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम कोटि के घोड़ों की कीमत क्या तय की गई? अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम कोटि के घोड़ों की कीमत क्या तय की गई थी? तो इन घोड़ों की कीमत की गई थी 100 से लेकर 200 टंका। ए नंबर ऑप्शन। तीसरा बाजार घोड़ों, मवेशियों और दासों के क्रय विक्रय के लिए था। घोड़ों का व्यापार कमोबेश एकाधिकारपूर्ण व्यापार था और स्थल मार्ग से होने वाले घोड़ों के व्यापार पर तो मुल्तानियों और अफगानों का भी एकाधिकार था, किंतु उनके द्वारा लाए गए घोड़े बाजारों में बिचौलिए अथवा दलालों द्वारा बेचे जाते थे। अलाउद्दीन ने ऐसे दलालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए, उन्हें नगर से निर्वासित कर दिया गया एवं उनमें से कुछ को तो किलों में बंद कर दिया गया। उसके बाद अन्य दलालों की सहायता से घोड़ों की कोटि की कीमत तय की गई। प्रथम कोटि के घोड़ों की कीमत 100 से लेकर 120 टंकों के बीच तय की गई। द्वितीय कोटि के घोड़ों की कीमत 80 से लेकर 90 टंके के बीच रखी गई, जबकि तीसरी कोटि के घोड़े की कीमत 65 से लेकर 70 टंके होती थी। साधारण घोड़ों अथवा टटुओं जिनका प्रयोग प्रयोग सेना में नहीं होता था की कीमत 10 से लेकर 20 टंके तक होती थी। इसी प्रकार दास, युवक युवतियों एवं मवेशियों की कीमतें भी तय की गई। घरेलू कार्य के लिए दासी 5 से 12 टंका, विषय भोग के लिए दासी 20 से 40 टंका, अयोग्य युवक दास 7 से 8 टंका, कार्य कुशल दास 10 से 15 टंका, सुंदर युवा दास 20 से 30 टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नी के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक के काल में दिल्ली में अकाल के दिनों में भी खाद्यान्न की कमी नहीं रही? बर्नी के अनुसार कौन से शासक के काल में दिल्ली में अकाल के दिनों में भी खाद्यान्न की कमी नहीं रही थी? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अकाल के दिनों के लिए नियंत्रित वितरण की प्रणाली लागू की। प्रत्येक दुकानदार को उसके इलाके की आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकारी भंडारों से निश्चित परिमाण में अनाज दिए जाते थे। किसी भी व्यक्ति को एक बार में आधा मन से अधिक मात्रा में अनाज खरीदने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन यह प्रतिबंध अमीरों पर लागू नहीं किया जाता था। यदि उनके पास अपना कोई गांव या इक्ता की जमीन नहीं होती, तो उन्हें उन आश्रितों की संख्या के अनुसार अनाज दिए जाते थे। बर्नी कहता है कि इन उपायों के कारण अकाल के दिनों में भी दिल्ली में खाद्यान्नों की कमी नहीं हो पाई और अनाजों की कीमतों में एक दाम अथवा एक दिरहम की भी वृद्धि नहीं हो पाई। इस बात की पुष्टि बर्नी के एक समकालीन इसामी ने भी की है, जो कहते हैं कि एक बार अकाल के कारण अनाज मंडी में लोगों की इतनी बड़ी भीड़ एकत्र हो गई कि 2-3 कमजोर लोग कुचलकर मर गए। अलाउद्दीन ने अकाल के पूर्व की कीमतों पर ही अनाजों की वसूली और विक्रय करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने मिल्क इनाम और वक्फ अनुदानों को समाप्त कर दिया? किस सुल्तान ने मिल्क इनाम और वक्फ अनुदानों को समाप्त कर दिया था? तो यह समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पुत्र को उलेमा से सचेत रहने की सलाह दी और लालची दुष्टों की संज्ञा दी थी? तो यह दी थी बुगरा खान ने। बलबन के पुत्र बुगरा खान ने अपने पुत्र केकुबाद को उलेमाओं की ओर से सचेत रहने की सलाह दी। उसने उन्हें ऐसे लालची दुष्टों की संज्ञा दी जिनकी मुख्य रुचि इस लोक में है, न कि परलोक में। अमीर खुसरो अन्यायिक पद स्वीकार करने वाले काजियों को भ्रष्ट और अज्ञानी एवं राज्य में किसी भी जिम्मेदारीपूर्ण जिम्मेदारीपूर्ण पद पर आसीन होने के अयोग्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में एक घोड़े वाले एक सवार सैनिक को प्रति वर्ष 238 टन के वेतन देकर अपनी सेना में भर्ती किया जा सकता था? जिस सवार के पास एक अतिरिक्त घोड़ा होता था उसे 75 टन के अधिक दिए जाते थे। तो कौन से शासक के काल में एक घोड़े वाले एक सवार सैनिक को प्रति वर्ष 238 टन के देकर सेना में भर्ती किया जाता था और जिस सवार के पास अतिरिक्त घोड़ा होता था उसे 75 टन के अतिरिक्त दिए जाते थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय। मूल्य नियंत्रण एवं मूल्यों में गिरावट के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन एक घोड़े वाले एक सवार सैनिक को प्रति वर्ष 238 टन के वेतन देकर अपनी सेना में भर्ती कर सकता था और जिस सवार के पास एक अतिरिक्त घोड़ा होता था
उसे 75 टन के अधिक दिए जाते थे। बर्नी हमें बाजार सुधारों का एक अन्य कारण भी बताता है। उसके अनुसार बाजार सुधार अलाउद्दीन की हिंदुओं को साधनहीन बनाने की नीति के तहत दिए गए थे, ताकि वे विद्रोह करने का विचार भी अपने मन में ना ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुछ इलाकों में हम मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफी कम कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुछ इलाकों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफी कम कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के समय से प्रत्येक इक्ता में दो अधिकारी नियुक्त होते थे। एक अमीर या मुक्ता जो एक सैनिक अधिकारी था, और दूसरा वली उल खराज आर्थिक अधिकारी जो इक्ता की आय को एकत्रित करता था। मोहम्मद तुगलक ने इक्ता में राजस्व वसूली की मुकाता प्रथा या इजारेदारी प्रथा शुरू कर दी, जिसके परिणाम आशानुरूप नहीं रहे। फिरोज तुगलक। इक्ता हस्तांतरण की प्रथा कमजोर हुई, क्योंकि फिरोज तुगलक ने इक्तदारी को वंशानुगत बना दिया और पुनः नगद के स्थान पर भूमि के माध्यम से वेतन देना प्रारंभ कर दिया, जिसे अब वजह कहा जाता है। उसने इतलाकनामा का प्रचलन किया, जो लगान से वेतन प्राप्त करने का नियुक्ति पत्र होता था। अब मुकाता प्रथा। मुकाता प्रथा को प्रोत्साहित करते हुए फिरोज ने इस प्रथा का अत्यधिक विस्तार कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने एकता के राजस्व में मुक्ता की धनराशि तथा उसके अधीन सैनिकों के वेतन की धनराशि का स्पष्ट विभाजन कर दिया था। बलबन। इसने एकता में ख्वाजा व साहिब ए दीवान की नियुक्ति की। बलबन ने 2000 एकताओं की जांच करवाई और पेंशन के बदले एकताओं के पुनर्ग्रहण का आदेश दिया था, परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन की सलाह पर उसे यह आदेश वापस लेना पड़ा। बलबन ने एकता के सैनिकों सवार ए कल्ब को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। सर्वप्रथम बलबन ने अपना एवं अपनी सेना के व्यय का हिस्सा अलग करने के बाद अतिरिक्त राशि फाजिल को सुल्तान के पास भेजने का नियम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लगान निर्धारित करने के लिए एक मिश्रित प्रणाली थी? निम्नलिखित में से कौन सी लगान निर्धारित करने की एक मिश्रित प्रणाली थी? मुक्ताई। द नंबर ऑप्शन मुक्ताई लगान निर्धारण प्रणाली। उसर मुस्लिमों पर लागू भूमि कर जो 1/10 होता था। जक़ात धार्मिक दान कर 1/40 भाग। खुम्स लूट में मिलने वाले धन का 1/5 भाग राज्य को जमा किया जाता था। खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? इसमें से कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली का जो प्रभारी होता था उसे आमिल कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कि दिल्ली के सुल्तानों के इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, तो यह प्राचीन देशी संस्था नहीं थी, बल्कि यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा ही शुरू की गई थी। इक्ता प्रणाली को भारत में तो शुरू ही इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो मीर बख्शी का जो पद है यह खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं, बल्कि मीर बख्शी का पद अस्तित्व में आया था मुगल काल में। मुगल काल में यह अस्तित्व में आया था। 3 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। सही कथन पूछा है, सही केवल एक, ए नंबर ऑप्शन। आमिल या अम्ल गुजार सल्तनत काल में राजस्व वसूली पर भारी होता था। एकता प्रणाली भारत में इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित में की गई, अतः यह कोई प्राचीन देशी व्यवस्था नहीं थी। मीर बख्शी मुगल काल में सैन्य प्रशासन का मुखिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीफ के अनुसार किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? अफीफ के अनुसार किस राजवंश के अंतर्गत है जो विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ था? तुगलक वंश के अंतर्गत। 6 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन इसमें से कौन सा है? पहला कि उलेमा या उलमा मुस्लिम कानून के जानकार होते थे। उलेमा
आलिम का बहुवचन है। उलेमा जो आलिम का बहुवचन है। उलेमा मुस्लिम व्याख्याकार होते थे जो कुरानों के उद्धरणों की व्याख्या करते थे। उलेमा उलेमा जो मुस्लिम व्याख्याकार होते थे जो कुरान के उद्धरणों की व्याख्या करते थे। ये भी सत्य है। द नंबर ऑप्शन द नंबर ऑप्शन है कि उलेमा केवल धार्मिक पहलू से संबंध रखते थे और राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देते थे। तो उलेमा राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। ड नंबर ऑप्शन इसका गलत है। मुस्लिम धार्मिक विद्वान उलेमा धार्मिक मामलों के साथ साथ राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। गुलाम वंश के साथ उलेमाओं का राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा था। हालांकि भारत के मुस्लिम सुल्तान उलेमा का सम्मान तो करते थे, किंतु सलाह मशविरा करने के लिए अथवा राज के विषयों में उनके विचारों को मानने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते थे। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने से पूर्व उलेमा से परामर्श नहीं लिया। बल्बन ने पूर्व इस्लामी औपचारिकताएं जैसे सिजदा और पाबोस आरंभ की, जिन्हें उलेमा गैर इस्लामी मानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में काजी मुगीस ने घोषणा की कि देवगिरी से सुल्तान द्वारा लूटा गया खजाना बेत उल माल अथवा सरकारी खजाने का भाग है एवं सुल्तान को उस खजाने से उतना ही लेने का हक है जितना एक आम सैनिक को मिलता है। अलाउद्दीन ने काजी की इस सलाह को ठुकरा दिया। काजी की इस सलाह को ठुकरा दिया। फिरोज तुगलक ने अपने अपराधियों के हाथ पैर नाक आदि काटे जाने पर रोक लगा दी, भले ही वह दंड शरीयत द्वारा स्वीकृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान गुप्त रूप से जो कुछ अथवा कोई नागरिक अपने घर में जो कुछ भी करता था उससे राज्य का कोई सरोकार नहीं है, किसका कथन है? सुल्तान गुप्त रूप से जो कुछ अथवा कोई नागरिक अपने घर में जो कुछ भी करता था उससे राज्य का कोई सरोकार नहीं है, यह कथन है बर्नी का। ए नंबर ऑप्शन। बर्नी ने यह निष्कर्ष निकाला कि धर्म दीनदारी पर आधारित एक वास्तविक इस्लामी राज्य भारत में संभव नहीं है। इसके बजाय सांसारिक तथ्यों जहानदारी पर आधारित इस्लामी राज्य ही संभव हो सकता है। ऐसे राज्य में राज्य प्रधान यानी सुल्तान को धर्म भीरू मुसलमान होना चाहिए। सैयदों धार्मिक विद्वानों शेखों आदि को सम्मान और रोजगार दिया जाना चाहिए। निकटवर्ती राजाओं और सरदारों के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद एवं धर्म आक्रमण किया जाना चाहिए एवं मुसलमानों को अपने सार्वजनिक व्यवहार में शरीयत का उल्लंघन नहीं करने देना चाहिए ताकि पाप व अशुद्धि दुष्टता एवं कुकर्म रसातल में पहुंच जाए। किंतु बर्नी यह स्पष्ट कर देता है कि सुल्तान गुप्त रूप से जो कुछ अथवा कोई नागरिक अपने घर में जो कुछ भी करता है उसे राज्य का कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन कुल्हा दारन कहलाते हैं? भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन कुल्हा दारन कहलाते हैं? सैयद। इस्लामिक धार्मिक एवं न्यायिक अधिकारों के रूप में नियुक्त होने वाले पीर सैयद जो नुकीली टोपी कुल्हा पहनते थे कुल्हा दारन कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह पान की थैली दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता, उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन कॉर्निश करता। मोहम्मद तुगलक द्वारा दी जाने वाली दावतों के संबंध में उपरोक्त विवरण किसने दिया था? तो यह विवरण दिया इब्न बतूता ने। इब्न बतूता 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह विलय था फारस अरब तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रातिबी एवं गैर रातिबी में किनका विभाजन किया गया था? रातिबी व गैर रातिबी में किनका विभाजन किया गया? कारखानों का। फिरोज तुगलक के समय शाही राजकीय संरक्षण प्राप्त कारखाने रातिबी व निजी स्वामित्व वाले कारखाने गैर रातिबी कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दीवान ए इंसा का नेतृत्व किया? किसने जो दीवान ए इंसा का नेतृत्व किया था?
दबीर ए खास ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कथन कथन और तर्क दे रखा है। पहला कथन है कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई। भारत में तुर्क तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला जो दृढ़ता से स्थापित हो गई, ये सही है। दूसरा, सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ। सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ था, यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। खरीदार कौन था? खरीदार कौन होता था? तो खरीदार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, फरमान भेजने वाला जो अधिकारी होता था उसे खरीदार कहा जाता था। सल्तनत काल में इतलाक क्या था? सल्तनत काल में इतलाक क्या था? तो इतलाक था शाही घुड़सवारों को धनादेश पत्र। शाही घुड़सवारों को जो धनादेश पत्र जारी किया जाता था उसे इतलाक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाई दिन के झोंपड़े के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? ढाई दिन के झोंपड़े से संबंधित जो चार कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन कौन से कथन सही है। पहला कि अजमेर स्थित यह मस्जिद तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी। ढाई दिन का जो झोंपड़ा है, यह मस्जिद अजमेर में जो मस्जिद बनाई गई थी, यह तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी, तो यह सही है। इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी नाम अंकित है, तो यह भी सत्य है। इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख है। निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख है, यह भी सत्य है। जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को है, तो इसका निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सही कथन है 1, 2 और 3, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बलबन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में कौन से वक्तव्य सही है? बलबन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठन करने के संबंध में कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि बलबन ने सैनिकों की संख्या व उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की थी, तो यह सही है। अपने सैनिकों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सैनिक अभ्यास की बारंबारता पर बल दिया था, यह भी सत्य है। बलबन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मालिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। बलबन अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखता था। अपने मालिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तकावी ऋणों से संबंधित कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि ये कृषि प्रयोजन हेतु किसानों को दिए जाते थे। तकावी ऋण है जो कृषि कार्यों के लिए दिए जाते थे और किसानों को दिए जाते थे। ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे, तो यह व्यापारियों को नहीं बल्कि किसानों को दिए जाते थे, और व्यापारिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि कृषि प्रयोजनों के लिए दिए जाते थे। 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है। तीसरा कि यह चौधरियों और मुकदमों के माध्यम से दिए जाते थे जो अलग अलग किसानों को वितरण करते थे। ये जो तकावी ऋण जो है ये चौधरी और मुकदमों के माध्यम से दिए जाते थे और अलग अलग किसानों में वितरित करते थे, ये सही है। चौथा है कि चौधरी और मुकदम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं लेते थे, गारंटी देते थे। चौधरी और मुकदम उनकी अदायगी के लिए गारंटी देते थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। 1 और 3 सही है। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में उच्चतम न्यायिक अधिकारी मुख्य न्यायाधीश था। सल्तनत काल में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन था? काजी उल कुजात। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियाउद्दीन बर्नी किस सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे? जियाउद्दीन बर्नी जो कौन से सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान अर्ज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दीवान अर्ज से संबंधित कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है? पहला इसमें है कि दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज जो एक सैन्य विभाग था, तो यह सही है।
दूसरा कि उसका मुखिया आरिज मुमलिक था। दीवान अर्ज विभाग का जो मुखिया होता था, यह आरिज मुमलिक कहलाता था। आरिज मुमलिक सेना का प्रधान सेनापति होता था। तो सेना का प्रधान सेनापति नहीं, बल्कि इस दीवान अर्ज विभाग का मुख्य प्रधान होता था। स नंबर ऑप्शन गलत है। और द नंबर ऑप्शन है कि आरिज के विभागों का विशेष दायित्व सेना की भर्ती, साजो सामान जुटाना और वेतन देना था। तो द नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। दीवान अर्ज सैन्य विभाग, इस विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक होता था। इसे रावत ए अर्ज भी कहा जाता था। सर्वप्रथम बलबन ने इस पद पर अहमद अयाज इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया। अमीर खुसरो के नाना थे। इनका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, वेतन निर्धारण, सैनिकों व घोड़ों का रिकॉर्ड रखना, साजो सामान खरीदना, सेना का निरीक्षण करना। ध्यान रहे कि यह सेनापति नहीं होता था। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन के समय दीवान अर्ज का महत्व अन्य दीवानों की तुलना से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका कार्य आय व्यय को ठीक करना व ऋण का हिसाब रखना था। निम्न में से किसका कार्य है जो आय व्यय का को ठीक करना व ऋण का हिसाब रखना था? मजूमदार। द नंबर ऑप्शन। मजमूदार यह आय व्यय को ठीक करता था। लोगों को उधार देकर उसका हिसाब रखना भी उसका कार्य था। खजीन या खजांची, यह नगद रुपया अपने पास रखता था। खजीन का कार्यालय कोषाध्यक्ष के अनुरूप ही होता था। दीवान वकूफ, जलालुद्दीन द्वारा स्थापित दीवान वकूफ भी विजारत की एक शाखा थी। इस विभाग का काम था व्यय के कागजात की देखभाल करना। इस कार्यालय की देखभाल द्वारा राज्य के व्यय पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया था। दीवान ए मुस्तखराज, अधिक मात्रा में अदा किए गए करों का अलग हिसाब रखना भी अत्यंत आवश्यक था। और इस उद्देश्य से ही अलाउद्दीन ने वित्त विभाग के अधीन यह मुस्तखराज नामक विभाग स्थापित किया। इस विभाग का कार्य राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम, बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूल करना था। दीवान ए अमीर को ही, इस विभाग ने मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में अधिक विशिष्टता प्राप्त की थी। मोहम्मद मोहम्मद तुगलक ने ही इसकी स्थापना की थी। इस विभाग का कार्य मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना और जिस भूमि पर खेती न हो रही हो उसे खेती योग्य बनाना था। ध्यान देने की बात यह है कि इस विभाग के ऊपर वजारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। इस विभाग के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक सहायता भी वजारत से मिलती थी। वकील ए दर शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था। इसलिए यह पद अत्यंत महत्व का था और प्राय बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को मिलता था। वकील ए दर के माध्यम से ही शाही महलों से संबंधित शाही आदेश प्रसारित और क्रियान्वित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि एक अनुमान के मुताबिक फिरोज तुगलक के काल में किसी निम्न सरकारी अधिकारी या एक सिपाही के लिए रहन सहन सस्ता था, किंतु कारीगरों और कामगारों के संबंध में ऐसा नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सही है। सरकारी अधिकारी या सिपाहियों के लिए रहन सहन सस्ता था, लेकिन कारीगरों और कामगारों के लिए ऐसा नहीं था। मध्यकालीन समाज जो वृहत असमानताओं का समाज था। शहरों में अमीर वर्ग, संपन्न व्यापारी ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते थे। हालांकि जनता सादा जीवन व्यतीत करती थी और उन्हें प्राय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो अमीर वर्ग जो है, अमीर और संपन्न व्यापारी ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन सामान्य जनता जो है यह सादा जीवन व्यतीत करती थी और कई कठिनाइयों का सामना भी इन्हें करना पड़ता था। तो दोनों ही कथन है जो बिल्कुल सही है। छह नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो इसमें से सही नहीं है? पहला कि उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मसाहत, माप के स्थान पर हुक्म ए हासिल, फसल बंटाई अपनाया था। अलाउद्दीन ने गयासुद्दीन के द्वारा जो किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म मसामत
मसाहत माप के स्थान पर हुक्म हासिल फसल बटाई अपनाई गई, ये सही है। उसने ग्राम प्रधानों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों को बहाल किया, ये सही है। उसने खेती और चारागाह के कर निर्धारण से छूट प्रदान की थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी सही है। द नंबर ऑप्शन। सल्तनत काल के संदर्भ में एमन, गोरा व सनम क्या थे? सल्तनत काल के संदर्भ में एमन, गोरा और सनम क्या थे? तो ये थे राग के प्रकार। द नंबर ऑप्शन। खुसरो जिन्हें संगीत के सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही क्षेत्रों में नायक अथवा विशेषज्ञ की उपाधि प्रदान की गई, ने कई फारसी अरबी राग जैसे एमन, गोरा, सनम आदि रागों की रचना की थी। मान्यता यह है कि खुसरो ने ही कव्वाली कव्वाली का प्रवर्तन किया था। उसने सितार का आविष्कार करने का श्रेय भी दिया गया है, यद्यपि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। तबला तबला जिसका आविष्कारक भी उसे उन्हीं को माना जाता है, 17वीं सदी के अंत में अथवा 18वीं सदी के आरंभ में विकसित हुआ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक है। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन है? हेमरतन। छह नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत के वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सल्तनत कालीन वजीर के संबंध में कौन से कथन सत्य कथन है? पहला कि प्रारंभिक सल्तनत काल में वजीर मुख्यतः सैन्य प्रमुख थे। प्रारंभिक सल्तनत काल में जो वजीर है मुख्यतः सैन्य प्रमुख थे, तो यह सही है। दूसरा कि 14वीं शताब्दी में वजीर को राजस्व कार्यों का विशेषज्ञ माना गया था। तीसरा खान ए जहां जो एक धर्म परिवर्तित तेलंग ब्राह्मण था, को फिरोज तुगलक ने अपना वजीर बनाया था, तो यह भी सत्य है। चौथा है कि खान ए जहां द्वितीय ने फिरोज तुगलक की मृत्यु के उपरांत किंग मेकर की भूमिका अदा की थी। खान ए जहां द्वितीय ने फिरोज तुगलक की मृत्यु के उपरांत जो किंग मेकर की भूमि अदा की थी, तो चारों ही ऑप्शन इसमें राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत के बारे में निम्नलिखित कथन किस यात्री ने दिया? दक्षिणी भारत के बारे में यह कथन किस यात्री ने दिया कि हनौर में मैंने 13 स्कूल लड़कियों के व 23 स्कूल लड़कों के निर्देश के लिए देखे। ऐसी चीज मैंने इसके अलावा कहीं नहीं देखी। तो यह जानकारी किस यात्री ने दी थी? इब्न बतूता ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर हसन सिजजी देहलवी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अमीर हसन सिजजी देहलवी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि इसका मूल नाम नजीमुद्दीन हसन था, तो यह सही है। वह अमीर खुसरो का समकालीन था, तो यह भी सत्य है। उसने फवायद उल फवाद की रचना की थी। अमीर हसन सिद्दीकी देलवी ने फवाद की रचना की थी, यह भी सत्य है। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, तो चारों ही ऑप्शन इसमें राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। बदायूं में जन्मे लेखक, कवि, गजलकार अमीर हसन सिद्दीकी का मूल नाम नजमुद्दीन या नाजिमुद्दीन हसन था। वह खुसरो का समकालीन था और ये दोनों ही निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें ध्यान दिलाया कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत है जो शास्त्रीय भाषा है। हिंदियों को देश की संपर्क भाषा और संस्कृत को शास्त्रीय भाषा बताने वाला के विभिन्न क्षेत्रों की भाषा का विवरण देने वाला कौन था? तो यह था अमीर खुसरो। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गैर मुस्लिम राजस्व प्रदाताओं को मुखिया के रूप में चौधरी जोत्री का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? निम्नलिखित में से किसने जो गैर मुस्लिम राजस्व प्रदाताओं के मुखिया के रूप में चौधरी या जोत्री का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? इब्न बतूता ने। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गोपाल नायक नामक संगीतकार को उत्तर भारत में आमंत्रित किया था? निम्नलिखित में से किसने जो गोपाल नायक नामक संगीतकार को उत्तर भारत में आमंत्रित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत के महान संगीतकार गोपाल नायक को
अलाउद्दीन खिलजी ने आमंत्रित किया था। अमीर खुसरो व गोपाल के बीच एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोपाल ने अलाउद्दीन के समक्ष द्रुपद की भी प्रस्तुति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो तथा उसके संगीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन कौन से कथन इसमें से सत्य है? पहला कि अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था, यह सही है। दूसरा कि दक्कनी या कर्नाटकी संगीत के महान प्रवर्तक नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे, यह भी सत्य है। तीसरा कि अमीर खुसरो ने सितार की अपनी खोज की प्रशंसा अपनी पुस्तक गुरत अल कमाल में की थी। तो अमीर खुसरो जो सितार की खोज की थी, इसकी प्रशंसा अपनी पुस्तक में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। और चौथा कि बाद के ग्रंथ में अमीर खुसरो की गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों, खासकर ख्याल, तराना तथा कौल की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। 1, 2 और 4 इसमें सही होंगे। ब नंबर ऑप्शन। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो ने भारतीय व फारसी रागों को मिलाकर मान, जिल्फ व साजगिरी जैसी कुछ नवीन राग शैलियों को जन्म दिया। एमन, घोर, सनम, सरपादा, मुआफिफ जैसे 19 रागों तथा कोल, तराना आदि का जन्मदाता खुसरो को माना जाता है। खुसरो ने खुसरो के प्रसिद्ध गीत छाप तिलक, सब छान ली, मन कुंतो मोला, सजन सकारे रग जाएंगे, मैं तो पिया ते नैना इत्यादि लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसामी की फुतु उस सलातीन के अनुसार निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चीनी चित्रकारों को दिल्ली आमंत्रित किया था? इसामी की फुतु उस सलातीन के अनुसार निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चीनी चित्रकारों को दिल्ली आमंत्रित किया था? इल्तुतमिश ने। बे नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा था? कौन सा ग्रंथ है जो बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा था? तो यह लिखा था किताब ए नोरस। किताब ए नोरस। स नंबर ऑप्शन, सॉरी ए नंबर ऑप्शन। किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का है। संगीत शिरोमणि इब्राहिम इब्राहिम शाह सर्की के संरक्षण में रचित है। मान कुतूहल ग्वालियर के मान सिंह के संरक्षण में रचित। संगीत रत्नाकर सारंगदेव। संगीत चूड़ामणि जगदेकमल। संगीत दर्पण दामोदर पंडित। राग विभोद जो पंडित सोमनाथ द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याल गायकी का विकास करने वाले जौनपुर के सर के शासक कौन थे? ख्याल गायकी का विकास करने वाले जौनपुर के सर के शासक कौन थे? हुसैन शाह। दे नंबर ऑप्शन। सरकी वंश के अंतिम शासक हुसैन शाह को संगीत में महारत हासिल होने के कारण मिरात उल आफ आफ्ताबनुमा में उन्हें गंधर्व की उपाधि दी गई। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विधवा ख्याल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई नई रागों की भी रचना की। मल्हार श्यामा, गौर श्यामा, भोपाल श्यामा, हुसैनी या जौनपुरी असावरी, जौनपुरी बसंत। हुसैन शाह ने उत्तर भारत में संभवतः पहली बार एक संगीत सम्मेलन आयोजित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक या पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चरखी के प्रयोग का उल्लेख पहली बार मिलता है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक या पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग चरखी के उल्लेख का जो प्रयोग है जो पहली बार मिलता है? तो यह मिलता है अफीफ की तारीख ए फिरोजशाही में और सीरत ए फिरोजशाही में। 3 और 4 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हदीबदे धर्म नामक पुस्तक की लेखिका कवित्री जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझने जाने का विरोध किया था। हदीबदे धर्म नामक पुस्तक की लेखिका और कवित्री जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया था वह कौन थी? सांची होनम्मा। ए नंबर ऑप्शन। 17वीं शताब्दी की मैसूर की कन्नड़ भाषी कवित्री सांची होनम्मा ने हदिबदे धर्म, पवित्र व पतिव्रता स्त्रियों का धर्म नामक पुस्तक लिखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में तुर्मत खातून थी। सल्तनत काल में तुर्मत खातून कौन थी? एक संगीतकार। तुर्मती खातून बेहतरीन संगीतकार थी जो दरबार की सभी भारतीय व ईरानी महिला संगीतज्ञों की प्रधान थी। बर्नी बर्नी के अनुसार 13वीं शताब्दी में कन्याओं को फारसी व भारतीय संगीत का प्रशिक्षण गणिकों द्वारा दिया जाता था। अमीर खुसरो ने एजाज ए खुसरवी में समकालीन संगीतज्ञों व वाद्य यंत्रों का विवरण दिया है। वह अलाउद्दीन के समय में संगीतज्ञों में मोहम्मद शाह खुंसक, खलीफा हुसैन अखलाक व तुर्मती खातून का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा? निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनकी इक्ताओं के एवज में ऋण देकर व्यापारी व साहूकार बहुत धनी हो गए? कौन से इतिहासकार ने कहा कि अमीरों को उनकी इक्ताओं के एवज में ऋण देकर व्यापारी और साहूकार बहुत धनी हो गए? शम्स ए सिराज अफीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उलेमा वर्ग के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी? निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने उलेमा वर्ग के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी क्योंकि वह स्वयं उलेमा वर्ग का सदस्य था? मिन्हाज उस सिराज। 6 नंबर ऑप्शन। जब इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तब दिल्ली साम्राज्य के किसी धर्माचार्य ने इसका विरोध नहीं किया, परंतु इल्तुतमिश के दुर्बल उत्तराधिकारियों के साथ उलेमा वर्ग का विकास राजनीतिक शक्ति के रूप में हो गया और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वे मिल गए। उन्होंने धार्मिक नेताओं के रूप में अपनी प्रतिष्ठा व स्थिति का ध्यान न रखते हुए राजनीति में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया। बहराम शाह के समय कुछ काजियों ने शासकों के परिवारों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बदरुद्दीन सोंकर के षड्यंत्र में उलेमा व काजी ने सक्रिय रुचि ली और उसे सहयोग किया। सुल्तान बहराम शाह ने भी उलेमा का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया तथा काजी काजी मिन्हाज उस सिराज को जनता को संबोधित करने के लिए भेजा। मिन्हाज ने उलेमा के कार्यों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। इसका कारण यह है कि वह स्वयं उलेमा वर्ग का सदस्य था, किंतु अन्य समकालीन रचनाओं से ज्ञात होता है कि उलेमा ने अपनी धार्मिक और नैतिक इज्जत खो दी थी और वे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ शतरंज के खेल का आविष्कार हुआ? अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो शतरंज के खेल का आविष्कार हुआ था भारत के अंदर। ए नंबर ऑप्शन। काहनर दे प्रबंध किसकी रचना है? काहनर दे प्रबंध है जो किसकी रचना है? पद्म नाम की। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी में लिखी रसाइल उल एजाज रसाइल उल एजाज के लेखक कौन है? फारसी भाषा में लिखी गई रसाइल उल एजाज के लेखक कौन है? इसके लेखक है अमीर खुसरो। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 33 राजकीय कर्मचारियों को सरकारी पद से इसलिए हटा दिया क्योंकि उनका जन्म उच्च वर्ग में नहीं हुआ था? कौन सा सुल्तान था जिसने 33 राजकीय कर्मचारियों को सरकारी पद से इसलिए हटा दिया क्योंकि उनका जन्म जो उच्च वर्ग में नहीं हुआ था? तो यह हटाया था इल्तुतमिश ने। 2 नंबर ऑप्शन। बर्नी के लेखन से यह प्रतीत होता है कि प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने निम्न जाति के व्यक्तियों की उपेक्षा की। इल्तुतमिश ने 33 राजकीय कर्मचारियों को सरकारी पदों से हटा दिया क्योंकि उनका जन्म उच्च वर्ग में नहीं हुआ था। जब वजीर की सिफारिश से एक निम्न जाति के व्यक्ति को कन्नौज का मुतशर्रिफ बना दिया तो इल्तुतमिश ने स्वयं वजीर निजामुल मुल्क के वंश में के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जब यह पता चला कि वजीर जुलाहा परिवार से था तो उससे सुल्तान का विश्वास हट गया। इस प्रकार कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति इक्तदार के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था, न ही किसी निम्न जाति के व्यक्ति की सिफारिश किसी पद के लिए की जा सकती थी। बल्ब ने यह भी घोषणा की, क्योंकि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ, मैं किसी निम्न जाति के व्यक्ति को ऊंचे पद पर बैठने की आज्ञा नहीं दे सकता। जब मैं किसी निम्न जाति के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। बल्बन ने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की वंशावली का पूर्ण निरीक्षण करवाया था। इस काल में फारस के रीति रिवाजों व जीवन को अपनाया गया। इल्तुतमिश और बलबन दोनों ने
अपने वंश को फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित पौराणिक अफरासियाब से जोड़ा है। रज्जा को अपना उत्तराधिकारी चुनते समय भी इल्तुतमिश ने ईरानी परंपरा से प्रेरणा ली थी, जहां पिता के बाद पुत्री के सिंहासनारोहण के उदाहरण प्राप्त होते हैं। बलबन ने अपने पोत्रों के नाम फारस के सम्राटों के समान केकुबाद, के खुसरो और केक्रास रखे हैं। नवरोज का उत्सव मनाना शुरू किया। उसने अपने दरबार की संरचना भी फारस के आधार पर रखी थी। बलबन ने ऐसे लगभग 30 अधिकारियों को पदच्युत कर दिया जो उसके वंश के नहीं थे जो उसके वंश के नहीं थे। उसने अपने दरबारियों को इसलिए बहुत डांटा क्योंकि उन्होंने कमाल महारियार नाम के एक नए मुसलमान को अमरोहा के मुत्सरिफ के पद के लिए चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की किस रचना में घेराबंदी के उपकरणों का वर्णन है? अमीर खुसरो की कौन सी रचना में घेराबंदी के उपकरणों का वर्णन है? तो खजाइन उल फुतू में। बे नंबर ऑप्शन। खजाइन उल फुतू अन्य नाम तारिक ए अलाई में मांडू व वारंगल की घेराबंदी में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और रचना युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखकों के नाम है, सामने उनकी रचनाएं दे रखी है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? सबसे पहला कुतुबुन कुतुबुन ने मरगावती लिखी। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। मुल्ला दाऊद ने लक्ष्मसेन पद्मावती कथा जो लिखी थी यह मुल्ला दाऊद की नहीं बल्कि यह लिखी थी दामोदर कवि ने। स नंबर ऑप्शन इसका गलत है। और द नंबर ईश्वर दास ने सत्यवती कथा लिखा था। तो ए ब और द सही है, स नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा लेखक और युग्म है जो सुमेलित नहीं है? पहला कि अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने हकीक हिंदी लिखी। जिया नक्शी ने तुतीनामा लिखा। अमीर खुसरो ने खालिक बारी लिखा। अमीर खुसरो ने जो खालिक बारी लिखा था। और हुसैन शाह ने मान कोतवाल हुसैन शाह का नहीं है बल्कि मान कोतवाल जो ग्वालियर के शासक थे मान सिंह तो तोमर का ग्रंथ है। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं और लेखकों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं और लेखकों को जो सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं दे रखी है। पहली रचना है चतुर्दंडी प्रकाशिका। चतुर्दंडी प्रकाशिका जो वेंकट की लिखी गई है। दूसरा है रागमाला। रागमाला जो ग्रंथ है यह पुंडरीक विठल के द्वारा लिखा गया है। रस कौमुदी श्रीकंठ की रचना है। और राग विबोध जो है यह सोमनाथ की रचना है। राग विबोध सोमनाथ की रचना है। CA D और B। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना में संगीत की अनेक शैलियों का विवरण दर्ज है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना में संगीत की अनेक शैलियों का विवरण दर्ज है? मान कौतूहल में। ए नंबर ऑप्शन। फिरोज के शासनकाल में भारतीय क्लासिकी ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया। जौनपुर का शासक सुल्तान हुसैन सरकी संगीत का महान संरक्षक था। ऐसा माना जाता है कि सूफी संत पीर बोधन उस युग के दूसरे महान संगीतकार थे। एक अन्य क्षेत्रीय राजा जहां संगीत को काफी महत्व दिया जाता था ग्वालियर का राज्य था। ग्वालियर का राजा मानसिंह महान संगीत प्रेमी था। उसी की देखरेख में मान कोतवाल नामक पुस्तक तैयार हुई जिसमें मुसलमानों द्वारा आरंभ की गई सभी नई संगीत शैलियां समाविष्ट थी। शेरशाह एक उत्तराधिकारी अदली संगीत का एक महान ज्ञाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमाम गजाली ने उसे राज्य में वह स्थान दिया जो शरीर में हृदय का होता है। इमाम गजाली ने उसे राज्य में वह स्थान दिया जो शरीर में हृदय का होता है तथा फकर ए मुदविर ने उसे सिर के समान बताया। उपरोक्त कथन किसके संबंध में है? सुल्तान के संबंध में। ए नंबर ऑप्शन। प्रारंभिक तुर्की सुल्तान स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि समझते हैं। उनका दृष्टिकोण कानूनी आवश्यकताओं पर आधारित था। परंपरा का तत्व उनके राजत्व में फारस से लिया गया। प्रारंभिक तुर्क शासकों ने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया था। शरीयत के नियमों में सुल्तान या सल्तनत का कोई उल्लेख नहीं है। इस पद को न्यायसंगत बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए थे।
खलीफा की अधीनता की घोषणा इसी उद्देश्य से की गई कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा स्वीकार की जाए। समकालीन इतिहासकारों ने इस प्रकार के विचार रखे कि यदि कोई सुल्तान न हो तो मनुष्य एक दूसरे का संहार कर देंगे। राज्य को शरीर के समान बताते हुए सुल्तान को उसका सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण या आवश्यक अंग बताया। इसाम गजली ने सुल्तान को राज्य में वह स्थान दिया जो शरीर में हृदय का होता है तथा फक्र ए मुदव्विर ने उसे सिर के समान बताया। दिल्ली सल्तनत जिस प्रकार का नवीन और स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था, वह वह इस विश्वास से विपरीत था कि विश्व में केवल एक ही मुस्लिम राज्य है, अर्थात खिलाफत। अतः सर्वसत्ताधारी होने पर भी अनेक सुल्तानों ने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया था। 10वीं शताब्दी के बाद खलीफा केवल इस्लाम की एकता का प्रतीक बनकर रह गया था, जिसको प्रत्येक मुसलमान शासक नाम मात्र के लिए अपना अधिपति मानता था। इसलिए मुइजुद्दीन गौरी का राज्य भी नाम मात्र को ही खलीफा के साम्राज्य का प्रदेश था। यद्यपि दिल्ली सुल्तान अपने को खलीफा का नायब पुकारते थे, तथापि अपने सिक्कों पर खुतबे व खलीफाओं के नाम अंकित करते थे, परंतु इससे उनकी व्यवहारिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा करके वे अपनी सुन्नी प्रजा और उलेमा वर्ग की वफादारी प्राप्त करते, परंतु वास्तव में वे स्वतंत्र शासक थे। इल्तुतमिश के किसी उत्तराधिकारी ने खलीफा के मानाभिषेक प्राप्त नहीं किया, परंतु अपने सिक्कों व खुतबे में खलीफा का नाम रखा था। सन 1258 में हलाकू ने खिलाफत को नष्ट कर दिया और खलीफा की हत्या कर दी, परंतु मिन्हाज से ज्ञात होता है कि इस घटना के 2 वर्ष बाद जब हलाकू के राजदूत भारत आए तो उनका स्वागत किया गया। इस प्रकार खलीफा का नाश करने वाले मंगोल नेता के प्रति भी मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि प्रारंभिक तुर्क सुल्तान अपनी राजनीतिक आवश्यकता का अधिक ध्यान रखते थे। मंगोलों के विरुद्ध अपने राज्य की रक्षा उनके लिए अधिक आवश्यक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार इल्तुतमिश की राजसत्ता 3 बातों पर आधारित थी? कौन से इतिहासकार के अनुसार इल्तुतमिश की राजसत्ता जो 3 बातों पर आधारित थी? प्रथम, वह राजाधिकारियों द्वारा चुना गया। दूसरा, वह विजेता और आज्ञा पालन कराने की शक्ति रखता था। और तीसरा, उसको बगदाद के खलीफा से की मान्यता प्राप्त थी। तो आर पी त्रिपाठी ने यह जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नी के अनुसार किस सुल्तान ने निम्न कुल से संबंधित संगीतकार गायब नजमा को गुजरात, मुल्तान व बाद में बदायूं का हाकिम नियुक्त किया था? कौन से सुल्तान ने जो निम्न कुल से संबंधित संगीतकार और गायक था नजमा, जिसको गुजरात, मुल्तान व बाद में बदायूं का हाकिम नियुक्त किया था? तो यह क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एमबीटी बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपुल ऑफ हिंदुस्तान, लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपुल ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक जिन्होंने सल्तनतकालीन अमीर वर्ग का पहली बार विस्तृत अध्ययन किया था, यह पुस्तक किसकी है? के एम अशरफ ने ही सल्तनत काल में बड़े ऋणों 10% वार्षिक ब्याज व छोटे ऋणों पर 20% वार्षिक ब्याज लगाए जाने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन वाद्य यंत्रों को तुर्क अपने साथ लाए थे? निम्नलिखित में से किन वाद्य यंत्रों को तुर्क अपने साथ लाए थे? रबाब व सारंगी। ए नंबर ऑप्शन। भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी। भारत की पहली तुर्क मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ए नंबर ऑप्शन। भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम। उसका निर्माण बहुत जल्दी में किला राय पिथोरा के स्थान पर हुआ। इसी स्थल पर तुर्कों के आगमन से पूर्व 27 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। चूंकि कारीगर और निर्माण दोनों के लिए वस्तुएं वहां उपलब्ध थी, अतः आवश्यकता केवल मंदिर के चबूतरे को रिवाक से घिरे सहन में परिवर्तन करने की थी। इन इस मस्जिद की सबसे बड़ी विशेषता उसका उत्कृष्ट मकसूरा है और उसके साथ जुड़ा किबला लीवान है। इससे हिंदू इस्लामी स्थापत्य की मजबूती और सौंदर्य की समन्वित विशेषताएं पहली बार उभर कर आती है। इस भवन के मेहराब बहुत प्रभावशाली है
और साथ ही उनके अनुपात बिल्कुल सही है। मकसूरे को सजाने के लिए खड़ी लाइनों के लिए रूप में की गई नक्काशी में खुशनवीसी, बसंस पहत चील और ज्यामितीय डिजाइनों तथा फूल पत्तियों का सम्मिश्रण किया गया है। इसका क्षेत्रफल इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बढ़ाया गया था। दिल्ली स्थित इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जिन भवनों को उसके साथ जोड़ा गया, उनमें से उनमें से उक्त मस्जिद के सहन के दक्षिण की ओर बनाया गया अलाई दरवाजा विशेष महत्वपूर्ण है। उच्च कोटि के लाल बलुआ पत्थर और श्वेत संगमरमर से बनाई गई यह इमारत शेरशाह के समय तक सभी सल्तनती इमारतों में श्रेष्ठतम है। अलाई दरवाजा एक शानदार चौकोर गुंबदकार इमारत है। खिलजी स्थापत्य कला सल्जूक काल 1038 से 1157। खिलजी स्थापत्य कला सल्जूक स्थापत्य कला से प्रभावित रही, अतएव इस इमारत में भी सल्जूक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन लक्षणों में कमल के फूल की कलियां, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब, बगली डांटे और मेहराबों के नीचे कमल कली के छब्बे कुछ विशेष रूप के महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक के काल की निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद चतुरांगना चार प्रांगण वाली मस्जिद है? फिरोज तुगलक के काल की निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद है जो चतुरांगना चार प्रांगण वाली मस्जिद है? तो खिड़की मस्जिद, 6 नंबर ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक काल की मस्जिदों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला एकांगना मस्जिद, एक चतुष्क मस्जिद, और दूसरी चतुरांगना मस्जिद, चार चतुष्क मस्जिद। पहली मस्जिद पारंपरिक ढंग से बनी हुई है, अर्थात बीच में प्रांगण और उसके तीन और बारजे बने हैं तथा पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार तथा इबादत गृह है। फिरोज शाह कोटला की जामा मस्जिद 1355 ईस्वी, हौज खास की जामा मस्जिद 1360 ईस्वी तथा तुर्कमान द्वार की कला मस्जिद 1387 ईस्वी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। निजामुद्दीन की कला मस्जिद 1370-71 तथा खिड़की मस्जिद 1375 दूसरी श्रेणी चतुरांगना मस्जिद के अंतर्गत आती है। केंद्रीय चतुष्क की बजाय इनमें से प्रत्येक मस्जिद के अंदर की और चार प्रांगण हैं। करीब करीब हर कोने में या पूरे विन्यास में एक एक प्रांगण है, जिसके बीच में दालान तथा किनारों पर इबादत गृह है जो चौकोर कक्षों में विभाजित है। प्रत्येक कक्ष की छत एक स्वतंत्र छतरी की भांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में, कैथल हरियाणा में जीर्ण शीर्ण अवस्था में इसके अवशेष ही कुछ बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ मकबरों और मस्जिदों के नाम दे रखे हैं, सामने उनके स्थान से सुमेलित करना है। सबसे पहले होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश में। दूसरा है कदम रसूल मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद जो बंगाल के अंदर है। तीसरे नंबर पर है महमूद बेगड़ा का मकबरा। महमूद बेगड़ा का जो मकबरा है यह गुजरात में है। और चौथा है शाह ए हमदान की मस्जिद। शाह ए हमदान की जो मस्जिद है यह है कश्मीर के अंदर। शाह ए हमदान की मस्जिद कश्मीर में, CB D और ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में मस्जिद निर्माण से संबंधित निम्नलिखित शब्दों और उनके अर्थों में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला रिवाक, रिवाक बरामदे को कहा गया। दूसरा है मिंबर, मिंबर है जो मस्जिदों में सीढ़ियों सहित एक चबूतरे जैसा स्थान जहां इमाम खड़ा होता था जिसे मिंबर कहा गया। तो ए और बे दोनों तो सुमेलित है। तीसरा सह, सह में मुअज्जिन, मुअज्जिन मक्का की दिशा दर्शाने के लिए बना एक आला, मक्का की दिशा दर्शाने के लिए बना जो आला है उसे किबला लिवान कहा जाता है, ना कि मुअज्जिन। 6 नंबर ऑप्शन गलत होगा। और सहन, सहन है जो खुले आंगन को कहा गया, दैव भी सही है, तो 6 नंबर इसका गलत होगा। किबला लिवान मक्का की दिशा दर्शाने के लिए बनाया गया आला। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाने के बाद नए विजेताओं को एक ऐसी मस्जिद की सबसे अधिक आवश्यकता थी जो सिर्फ इबादत की जगह ही न हो वरन पूरे मुस्लिम समुदाय का केंद्र बन सके। उसकी मूल विशेषताएं पहले ही जैसी थी। बीच में एक खुला सहन जिसके तीन तरफ खंभों वाले रिवाक बरामदे और चौथी तरफ मक्का की ओर मुंह किए हुए भारत में पश्चिम दिशा में
एक बंद दीवार अथवा किबला लीवान। इस पश्चिमी दीवार में कई मेहराबें बनाई जाती थी, जिनमें जिनमें बीच की मेहराब प्रमुख होती थी। इस मेहराब के साथ ही कुछ सीढ़ियां एक चबूतरे मिंबर तक जाती थी, जिस पर खड़े होकर इमाम जुम्मे की नमाज अदा करते थे। मस्जिद के अंदर ही वज्जो की प्रथा के लिए एक हौज और साथ में एक मीनार होती थी, जिस पर खड़े होकर मुअज्जिन दैनिक इबादत के लिए आवाज देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बनी भारत की पहली मस्जिद जमात खाना मस्जिद जन्नत खान मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शुद्ध इस्लामिक शैली में बनी भारत की पहली मस्जिद जमात खाना का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत शाह राजा कत्ल की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत शाह राजा कत्ल की दरगाह कहाँ है? खुलदाबाद में। ए नंबर ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किए जाने के समय सूफियों की बड़ी तादाद महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद में बस गई। उन्हीं में से एक हजरत सैयद शाह यूसुफ हुसैनी थे, जिन्हें हसरत शाह राजू कत्ल के नाम से जाना जाता था, जो खुरासान के एक सैयद थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। वे 1328 में खुलदाबाद पहुंचे और 3 साल बाद 1331 में इस दुनिया को छोड़ दिया। वह अपने घर के परिसर में एक साधारण मकबरे में दफन है। प्रसिद्ध एबिसीनियन जनरल मलिक अंबर को इस दरगाह के करीब दफनाया गया। महाराजा कत्ल बंदा नवाज हजरत गेसुदराज के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित सतपुला बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित सतपुला जो बांध है, इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। द नंबर ऑप्शन। दिल्ली स्थित 12 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली स्थित 12 खंबा महल का निर्माण भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली में 12 खंबा महल, सतपुला बांध, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह या मकबरा का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है? निम्न में से कौन कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि अपने भवनों में तुर्क सुल्तान मेहराब व गुंबद का प्रयोग व्यापक पैमाने पर करते थे। अपने अपने भवनों में तुर्क सुल्तान जो मेहराब और गुंबद का प्रयोग है जो व्यापक पैमाने पर करते थे, ये सही है। दूसरा है, न तो मेहराब और न ही गुंबद तुर्की या मुस्लिम नवाचार था। न तो मेहराब और न ही गुंबद है जो तुर्की या मुस्लिम नवाचार था, यह भी सत्य है। तुर्की शासन अपने भवनों में कभी भी सलेब और बीम विधि का प्रयोग नहीं करते थे, तो ये बात है जो गलत है। सलेब और बीम विधि का प्रयोग करते थे। चौथा कि तुर्क अपने भवनों में उत्तम कोटि के चूने के गारे का प्रयोग करते थे। तुर्क अपने भवनों में जो उत्तम कोटि के चूने के गारे का प्रयोग करते थे, तो 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। पांचवा कि सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग सुल्तान बलबन के मकबरे में किया गया। वास्तविक मेहराब का सर्वप्रथम जो प्रयोग है यह बलबन के मकबरे में किया गया, तो यह भी सही है। तो 3 नंबर गलत होगा और 1, 2, 4 और 5 इसके सही है। 1, 2, 4 और 5 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संरचना इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित नहीं है? हौज ए शमसी बंदायूं में, जामा मस्जिद बंदायूं में और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में, ये तीनों इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए थे। वहीं लाल महल जो यह बनाया गया था बलबन के काल में। तो 4 नंबर ऑप्शन गलत है, यह इल्तुतमिश के नहीं बल्कि बलबन के काल में बनाया गया था। बलबन ने स्वयं का मकबरा भी मेहरौली दिल्ली में बनवाया, जो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना भारत का पहला मकबरा है। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मकबरे अष्टभुजाकार हैं? निम्नलिखित में से कौन से मकबरे जो अष्टभुजाकार है? तो अष्टभुजाकार मकबरे खान ए जहां मकबूल का मकबरा और ईसा खां का मकबरा 2 और 3 द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जहाज महल का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। 15वीं शताब्दी में मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने धार मध्य प्रदेश में जहाज महल का निर्माण
करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ था। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का इस्तेमाल कब प्रारंभ हुआ था? तो सुर्खी का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ था सल्तनत काल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया? निम्नलिखित में से किन शासकों ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया था? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गियासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित शाह रुकन ए सालम, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा निर्मित शाह रुकन आलम का मकबरा कहाँ स्थित है? मुल्तान में। सूफी संत शेख रुकनुद्दीन अबुल फतेह का मकबरा, जिसे शाह रुकन आलम का मकबरा भी कहा जाता है, मुल्तान में गियासुद्दीन तुगलक के समय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक कुएं, सल्तनत काल में सर्वाधिक नगर, कुएं, नहर, बाग इत्यादि किस शासक के काल की देन है? तो फिरोज तुगलक के काल की। फरिश्ता ने निर्माण कार्य को फिरोज तुगलक का मुख्य व्यसन बताया है। जौनपुर जोना खां के नाम पर, फतेहाबाद पुत्र फतेह खां के नाम पर, हिसार फिरोजा और फिरोजपुर आखरीनीपुर आदि नगरों की स्थापना की। उसने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल, लाट की मस्जिद, दिल्ली में कुश्क ए शिकार शिकारगढ़ महल का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में हौज खास के निकट वर्गाकार आकार में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मस्जिद की तुलना स्पेन के अल से की जाती है? कौन सी मस्जिद की तुलना स्पेन के अलहम्ब्रा से की जाती है? मोठ मस्जिद दिल्ली की तुलना। सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ द्वारा दिल्ली में निर्मित मोठ मस्जिद के संबंध में जॉन मार्शल ने कहा है कि सल्तनत कालीन इमारतों की सुंदरता का समावेश इस मस्जिद में है। इसके 5 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। इसी के निकट 3 गुंबद का निर्माण किया गया है। कला मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक के काल में वजीर खान ए जहां मकबूल ने दिल्ली में करवाया था। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार दिल्ली में खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, जामी मस्जिद, मस्जिद कालू सराय, कला मस्जिद कला मस्जिद के अलावा काली मस्जिद, मस्जिद वाकया 64 खंभों की मस्जिद है का निर्माण वजीर ए खान जहां तेलंगानी मकबूल के पुत्र और फिरोज के वजीर बनने वाले खान ए जहां जूना शाह ने करवाया था। रूमी खान मस्जिद, मक्का मस्जिद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। जामा मस्जिद शमसी का निर्माण बदायूं उत्तर प्रदेश में इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई? कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी ने। फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, मेजर आर स्मिथ 1828-29 ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य भारत के मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय मीनार, पहला है कि 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार, 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची। तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 180 फीट नहीं बल्कि 238 फीट है। 238 फीट ऊंचाई है कुतुब मीनार की, तो पहला ऑप्शन जिसका गलत होगा। दूसरा कि 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। 15वीं शताब्दी में जो चांद मीनार बनाई गई है 210 फीट ऊंची है, तो यह सही है। पहला गलत है और दूसरा सही, केवल 2 है जो सही होगा। 13वीं शताब्दी में मूलतः कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर निर्मित इस इमारत के आधार का व्यास लगभग 47 फीट 14.32 मीटर, शीर्ष का व्यास लगभग 9 फीट 2.75 मीटर और ऊंचाई लगभग 238 फीट 72.5 मीटर है। यह इमारत 5 मंजिलों में विभाजित है। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार जो दौलताबाद महाराष्ट्र में है 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। यह आडू रंग से चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ मीनारों स्थापत्यों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके स्थान से उन्हें सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है गोल गुबंद। गोल गुबंद जो है बीजापुर में है। दूसरा है बाग रोजा जो अहमदनगर में है। तीसरे नंबर पर है हफ्त गुबंद जो गुलबर्गा कर्नाटक में है।
और चौथे नंबर पर है चार मीनार। चार मीनार है जो हैदराबाद में स्थित है। बी, ए, डी और सी, 6 नंबर ऑप्शन। गोल गुबंद है जो बीजापुर कर्नाटक में स्थित मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी के मध्य हुआ। बीजापुर की जामा मस्जिद का निर्माण आदिल शाह प्रथम ने करवाया था। बाग रोजा, यह अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित अहमदनगर निजाम शाह का मकबरा है। हफ्त गुबंद, गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित बहमनी राजवंश के मकबरों का एक समूह है। गुलबर्गा में ही बनी जामी मस्जिद मोहम्मद शाह प्रथम के काल में बनाई गई थी, जो भारतीय व ईरानी तत्वों के मिश्रण का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें विशाल स्तंभ युक्त विशाल स्तंभ युक्त छतदार भवन 7 पंक्ति में व्यवस्थित छोटे गुंबद बने हैं। चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में 16वीं शताब्दी के अंत में गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार व हैदराबाद नगर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? कौन सा स्मारक है जो तुगलक कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? ईसा खान का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत और मुगल कालीन अष्टकोणीय मकबरों के निर्माण शैली के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य कथन है? सल्तनत काल और मुगल काल दोनों कालों में अष्टकोणीय मकबरों के निर्माण शैली के संबंधित कथन है। पहला कि सैयद और लोदी कालीन मकबरे अष्टकोणीय शैली में बने थे। दिल्ली में स्थित ईसा खान नियाजी के मकबरे से यह स्पष्ट होता है कि मकबरों की अष्टकोणीय शैली सूरी काल तक बरकरार रही थी। तीसरा कि बिहार के सासाराम में स्थित सूर्य स्मारकों में उसका चरम उत्कर्ष दिखाई देता है और यह अष्टकोणीय शैली दिल्ली स्थित आदम खान के मकबरे में भी नजर आती है। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमाम जामिन का मकबरा कहाँ स्थित है? इमाम जामिन का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, 6 नंबर ऑप्शन। इमाम जामिन का मकबरा 1537-38 ईस्वी संत इमाम मोहम्मद अली शाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो कि इमाम जामिन के नाम से मशहूर है। वह तुर्किस्तान के मूल निवासी थे एवं सिकंदर लोदी के शासनकाल में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने हेतु भारत आए। एक अभिलेख के अनुसार 944 हिजरी 1537-38 ईस्वी में उन्होंने स्वयं अपना मकबरा बनवाया एवं उसके एक वर्ष पश्चात ही उसका निधन हो गया। मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में इस मकबरे का निर्माण हुआ। यद्यपि इस इमारत का निर्माण प्रारंभिक मुगल काल में किया गया, तथापि इस इमारत में लोदी शैली की सभी प्रमुख विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस मकबरे का ऊपरी भाग अष्टकोणीय ड्रम के आकार का है एवं जिसके ऊपर इसका गुंबद आधारित है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा और मदरसा, इमाम जामिन का मकबरा, अलाई दरवाजा, चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ, मेजर स्मिथ की छतरी, सेडरसन की सूर्य घड़ी, ये सभी मेहरौली में कुतुब परिसर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद नई दिल्ली में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद है जो नई दिल्ली में नहीं है? तो इसमें पहली बड़ी गुंबद मस्जिद, मोठ मस्जिद और जमाली कमाली मस्जिद, ये तीनों दिल्ली के अंदर है। चौथे नंबर पर खालिस मुखलिस मस्जिद। खालिस मुखलिस जो मस्जिद है यह जौनपुर यूपी में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। खालिस मुखलिस मस्जिद जौनपुर यूपी में 1425 में बनी इस मस्जिद में को चार अंगुली मस्जिद भी कहते हैं। इसके अलावा फोर्ट मस्जिद 1376, झांझरी मस्जिद 1425, अटाला मस्जिद 1376 1408, लाल दरवाजा मस्जिद 1440 से 56, जामा मस्जिद 1478 भी जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ स्थापत्यों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके स्थानों से उसे सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है लोधी गार्डन। लोधी गार्डन जो दिल्ली के अंदर है। दूसरे नंबर पर है लटन मस्जिद। यह जो पश्चिम बंगाल में है। तीसरे नंबर पर है टीले वाली मस्जिद। टीले वाली मस्जिद जो लखनऊ में है। और चौथे नंबर पर है रोहतास दुर्ग। रोहतास दुर्ग जो बिहार में स्थित है। डी, बी, ए और सी, 6 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थापित निम्नलिखित शहरों का क्रम क्या है? दिल्ली में जो स्थापित ये शहर है, इन शहरों को क्रम वाइज स्थापित करना है। तो सबसे पहले नंबर पर है जहांपना। जहांपना की जो स्थापना की थी यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। सीरी का किला, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के काल में बना था। दीन पन्हा हुमायूं के काल में, और कोटला फिरोज शाह जो कोटला फिरोज शाह बनाया था फिरोज शाह तुगलक के काल में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा या सीरी का किला आएगा जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में बना था। दूसरे नंबर पर जहांपन आएगा जो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तीसरे नंबर पर कोटला फिरोज शाह जो फिरोज शाह तुगलक के काल में। और चौथा जो मुगल काल का हुमायूं के काल का हुमायूं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 2, 1, 4 और 3 सही नंबर ऑप्शन। दिल्ली राय किथोरा या लालकोट इल्तुतमिश, सीरी या शहर ए नू अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। जहांपना का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। कोटला फिरोज शाह की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीन पन्हा नगर हुमायूं के द्वारा। और शाहजहानाबाद है जो शाहजहां के द्वारा बसाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवन निर्माण में नई तकनीक आ जाने के बाद किस काल में नीली बेल बूटेदार और पट्टीदार टाइलों और मृद भांडों का निर्माण शुरू हुआ? भवन निर्माण में नई तकनीक आ जाने के बाद किस काल में नीली बेल बूटेदार और पट्टीदार टाइलों और मृद भांडों का निर्माण शुरू हुआ था? 13वीं सदी से। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला है किला ए कोहना। किला ए कोहना जो 1541 में इसका निर्माण हुआ था, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। दूसरे नंबर पर ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन के झोपड़ा का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसका निर्माण हुआ था 1192 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जो शाहजहां के काल में बनी थी। और मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा जो 1236 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा ये आएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का सॉरी ढाई दिन का झोंपड़ा। दूसरे नंबर पर मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा। तीसरे नंबर पर किला ए कोहना। और चौथे नंबर पर मोती मस्जिद जो शाहजहां के काल में बनी थी। तो 2, 4, 1 और 3 ए नंबर ऑप्शन। ढाई दिन का झोंपड़ा 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मोहम्मद गोरी के आदेश पर निर्मित किया गया। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा 1236 में उनकी मृत्यु के बाद निर्माण किया। किला ए कोहना। किला ए कोहना मस्जिद जो है 1541 में शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली में स्थापित की गई। और मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां के द्वारा। और दिल्ली की जो मोती मस्जिद है यह औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस इलाके में अनारों के सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया? सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस इलाके में अनारों के सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया? जोधपुर। बे नंबर ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के शासनकाल में 14वीं सदी के दौरान बगीचों उद्यानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कहा जाता है कि फिरोज तुगलक ने दिल्ली के निकट 1200 बगीचे, सलोरा बांध पर 80 बगीचे एवं चित्तौड़ में 44 बगीचे लगवाए। इन बगीचों के कारण फलों और विशेषकर अंगूरों के उत्पादन में काफी प्रगति हुई। इस प्रकार बताया जाता है कि शराब, संभवतः अंगूरी शराब, मेरठ और अलीगढ़ से दिल्ली आया करती थी। धौलपुर, ग्वालियर एवं जोधपुर ऐसे अन्य स्थान थे जहां फलों की खेती और बागवानी की उन्नत विधियों को अपनाया गया। जोधपुर में अनारों के सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। सिकंदर लोदी ने कहा कि सुगंध के हिसाब से स्वाद और सुगंध के हिसाब से फारस में जोधपुर के अनारों से बेहतर अनार उत्पन्न नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में आर्थिक शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? सल्तनत काल में आर्थिक शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? बटाई काश्तकार जो उपज का आधा भाग लेते थे उन्हें आर्थिक कहा गया। ए नंबर ऑप्शन। 12वीं सदी के जैन लेखक हेमचंद्र सूरी के लेखनों के आधार पर हम गांव के लोगों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, उपज की बटाई करने वाले किसान अथवा बटाई काश्तकार जिनके लिए कृषक या कृषक अथवा आर्थिक आधा भाग पाने वाले शब्द का प्रयोग होता था। दूसरे, हल चलाने वाले अथवा खेतिहर मजदूर जिनके लिए हलवाहक, किसान अथवा यहाँ तक कि कृषक जैसी विभिन्न संज्ञाओं का प्रयोग होता है। तीसरा, उनके बाद वे लोग आते हैं जिन्हें कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने स्वतंत्र किसान कहा, लेकिन जिनके लिए मालिक या स्वामी शब्द अधिक उपयुक्त हो सकता है। आगे चलकर उन्हें मालिक ए जमीन, भूमि का स्वामी अथवा खुद काश्त
भूमिधारी किसान कहा जाने लगा। अंतिम श्रेणी में शिल्पकार जैसे चर्मकार, रस्सी निर्माता एवं पहरेदार, चौकीदार आदि होते थे। कुछ ग्रामीण शिल्पकार जैसे चर्मकार, खेतीहर मजदूर आदि स्वपच अछूत माने जाते थे। उनके लिए सामान्य तौर पर नीच या अधम शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल के संबंध में अफीफ ने लिखा है। किस शासक के संबंध में अफीफ ने लिखा है कि रैयतों किसानों के घरों में अनाज, धन, घोड़े और वस्तुओं की इतनी भरमार हो गई कि उनका बखान करना भी मुश्किल है। तो यह कहा था फिरोज शाह तुगलक के काल को। फिरोज तुगलक के शासनकाल को आमतौर पर ग्रामीण समृद्धि और खुशहाली का काल माना जाता है। बर्नी एवं अफीफ का कहना है कि सुल्तान के आदेशों के परिणाम स्वरूप इक्तों में भरपूर खेती होने लगी। कृषि का काफी विस्तार हुआ, जिसके कारण दोआब का एक भी गांव खुर्दा काश्तकारी के बगैर नहीं रहा। नहर व्यवस्था के कारण हरियाणा में कृषि का काफी विस्तार हुआ। अफीफ के अनुसार रैयतों किसानों ने घरों में अनाज, धन, घोड़ों और वस्तुओं की इतनी भरमार हो गई कि उनका बखान करना भी मुश्किल है। वह यह भी कहता है कि किसानों की कोई भी महिला बिना जेवर के नहीं होती थी और प्रत्येक किसान के घर में साफ सुथरी बिस्तर की चादर, उत्कृष्ट पलंग, विभिन्न पदार्थ एवं बहुत धन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विद्वान जिन्होंने सल्तनत कालीन चित्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया। प्रथम विद्वान जिन्होंने सल्तनत कालीन चित्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया था वह थे हरमन गोड्स। हरमन गोड्स पहला विद्वान था जिसने सन 1947 ईस्वी में जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में प्रकाशित एक लेख में भारत की प्रारंभिक मुस्लिम कला शैलियों का उल्लेख करते समय सल्तनत कालीन चित्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया। उसने मालवा तथा बंगाल में भी चित्रकला के अस्तित्व के संकेत दिए, पर उक्त तथ्य की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले चित्रों अथवा अन्य रूपों में ऐसी किसी सामग्री का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई समकालीन हिंदी फारसी साहित्य में चित्रकला से संबंधित बिखरे संदर्भों का अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान थे। साहित्यिक कृतियों में बने इन चित्रों के आधार पर भी अब्दुल्ला चगताई ने सल्तनत कालीन चित्रकला के अपने सिद्धांत का सृजन किया। चगताई की धारणा से गोटद सहमत थे और उन्होंने सल्तनत कालीन इमारतों में चित्रकला के बचे खुचे अवशेषों के अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए। साइमन डिग्वी ने प्रस्तुत विषय का गहन अध्ययन किया और अब्दुल्ला चगताई ने मर्यादा रहित और परिकल्पनात्मक प्रबंध की त्रुटियों का सुधार किया। सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेहाकी द्वारा लिखित गजनियों के इतिहास में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अलाउद्दीन और देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव की पुत्री से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अलाउद्दीन और देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव की पुत्री से संबंधित है। तो यह रचना है छितई वार्ता, 6 नंबर ऑप्शन। छितई वार्ता देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री छितई व अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इसमें सुल्तान द्वारा एक कुशल चित्रकार को दिल्ली से देवगिरी भेजे जाने का उल्लेख है। यह नारायण दास की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल में मलमल कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं था। कौन सा स्थान है जो सल्तनत काल में मलमल के कपड़े के लिए प्रसिद्ध नहीं था। तो सिलहट, ढाका और देवगिरी ये तीनों मलमल के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से मलमल के कपड़े का उल्लेख नहीं मिला है। कपड़ा उत्पादन भारत का सबसे बड़ा उद्योग था और प्राचीन काल से चला आ रहा था। सूती कपड़े को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मोटा कमीन व पतला महीन। मोटा कपड़ा जिसे पट भी कहा जाता था, गरीब एवं फकीर पहनते थे। यह अक्सर गांव में घरों में ही बनता था, किंतु कुछ क्षेत्रों में इसका व्यावसायिक उत्पादन भी होता था। मसलन अवध का उल्लेख किया जा सकता है जहां से ऐसा कपड़ा दिल्ली लाया जाता है। थोड़े बेहतर प्रकार का सूती कपड़ा छींट करपास कहलाता है और उसका व्यापक रूप से प्रयोग होता था। महीन कोटि के कपड़े में मलमल शामिल था जो बंगाल के सिलहट और ढाका नगरों में तथा दक्कन के देवगिरी नगर में उत्पादित होता था। वह इतना उत्तम और महंगा होता था कि केवल अमीर और बहुत धनी लोग ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। बढ़िया कपड़े में थे काढ़े हुए जरदोजी जरदोजी या चित्रित या सोने की तार से काढ़े हुए
जरबफ्त। गुजरात में भी कई प्रकार के उत्तम सूती कपड़े का उत्पादन होता था। बारबोसा उल्लेख करता है कि केम्बे, खंबायत, मखमल, साटन, ताफ्ता अथवा मोटी दरी के कई सस्ते प्रकारों के अतिरिक्त अभी सभी प्रकारों के महीन एवं मोटे सूती कपड़े के उत्पादन का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लिखा है? निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि देवगिरी का कपड़ा इतना महीन होता था कि उसका 100 गज का कपड़ा एक अंगूठी से निकाला जा सकता था? तो यह उल्लेख किया है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में आकर्षक आकृतियों वाले महंगे पटोला वस्त्र कहाँ प्रसिद्ध थे? सल्तनत काल में आकर्षक आकृतियों वाले महंगे पटोला वस्त्र कहाँ प्रसिद्ध थे? गुजरात। पटोला वस्त्र गुजरात। बंगाल से रेशम का आयात होता था, जहां रेशम के कीड़े पाले जाते थे, परंतु कच्चा रेशम समेत रेशमी धागों का कहीं अधिक परिणाम ईरान और अफगानिस्तान से आयात होता था। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रेशमी कपड़े और सूती रेशमी वस्त्रों का काफी प्रयोग होता था। केम्बे खंबाइत का रेशमी कपड़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियंत्रित महंगे कपड़ों में से एक था। अनेक आकर्षक आकृतियों वाले गुजरात के पटोलों की काफी कीमत होती थी। अपनी सोने और चांदी की कसीदाकारी के लिए भी, जो सामान्यतः रेशमी कपड़े पर की जाती थी, गुजरात प्रसिद्ध है। गुजरात में लाल एवं नीले चमड़े की उत्कृष्ट चटाइयां बनती थी, जिन्हें पक्षियों और पशुओं की आकृतियों से अथवा पच्चीकारी से सजाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के राजमिस्त्री और संतरास समूचे मुस्लिम जगत में अप्रतिम थे, किसका कथन है? दिल्ली के राजमिस्त्री और संगतरास समूचे मुस्लिम जगत में अप्रतिम थे, यह किसका कथन है? अमीर खुसरो का। ए नंबर ऑप्शन। तुर्क सुल्तान भी महान भवन निर्माता थे। उन्होंने मेहराब, गुंबद एवं मेहराबदार छत की नई शैली व चिनाई हेतु एक नए प्रकार के गारे यानी खड़िया मिट्टी और चूने के गारे का आरंभ किया। अमीर खुसरो ने लिखा है कि दिल्ली के राजमिस्त्री एवं संगतरास समूचे मुस्लिम जगत में अप्रतिम थे। जैसा कि सुविदित है, तैमूर राजधानी समरकंद के निर्माण के लिए अपने साथ दिल्ली के राजमिस्त्रियों और संगतरासों को ले गया था। बर्नी का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भवनों के निर्माण हेतु 70,000 शिल्पकारों को नियुक्त कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपलब्ध कागज के प्राचीनतम पांडुलिपि किस शताब्दी की है? भारत में उपलब्ध प्राचीनतम पांडुलिपि कौन सी शताब्दी की है? 13वीं शताब्दी की। 6 नंबर ऑप्शन। सल्तनत काल में शुरू होने वाला एक नया उद्योग कागज निर्माण था। यद्यपि चीन में 100 ईस्वी से ही कागज निर्माण का ज्ञान था, किंतु कागज प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी 8वीं सदी में कहीं जाकर समरकंद और बगदाद पहुंची। अरबों ने एक नई प्रौद्योगिकी प्रारंभ की, जिसमें वृक्षों के छिलकों और सहतूत के पेड़ों के बजाय चीथड़ों और रस्सियों का प्रयोग होता था। भारत में 13वीं सदी के पूर्व इसके प्रयोग का प्रमाण नहीं मिलता, और यहाँ कागज की प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपि गुजरात से प्राप्त हुई है, जो 1223 ईस्वी की लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में बंगाल आने वाले चीनी यात्री व अनुवादक जिन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे धनी व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है जो पोत बनाते हैं एवं व्यापार के लिए विदेश जाते हैं। 15वीं शताब्दी में बंगाल आने वाले चीनी यात्री व अनुवादक जिन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे धनी व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है जो पोत बनाते हैं एवं व्यापार के लिए विदेश जाते हैं, तो यह कहा था मा हुआन ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इल्तुतमिश के शासनकाल में 32 मलिकों की सूची दी है? निम्नलिखित में से किसने इल्तुतमिश के शासनकाल में 32 मलिकों की सूची दी है? मिनहाज उस सिराज ने। द नंबर ऑप्शन। मिनहाज सिराज ने इल्तुतमिश के शासनकाल में 32 मलिकों की सूची दी है, जिनमें से 8 तो विस्थापित मध्य एशियाई शासक थे। शायद बर्नी द्वारा प्रयुक्त पद तुर्कान ए चहलगानी अथवा 40 तुर्कों का समूह शीर्ष अमीरों की संख्या बतलाता है। बलबन के शासनकाल के लिए बर्नी ने 36 मलिकों की सूची दी है, जिनमें काजियों का उल्लेख नहीं किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में शीर्ष अमीरों की संख्या 48 बताई गई है, जिनमें से 7 तो सुल्तान के पुत्रों समेत सगे संबंधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, तब उनका वेतन तय किया गया। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, तब उनका वेतन कितना था? 5,000 दिनार।
अलाउद्दीन ने भू राजस्व प्रशासन की एक नई केंद्रीय केंद्रित प्रणाली विकसित की, जो तुगलकों के शासनकाल में भी कायम रही। राजस्व प्रशासन की इस नई प्रणाली में भू राजस्व के नगद भुगतान पर जोर दिया गया। यह न केवल खालिसा क्षेत्रों यानी ऐसे आरक्षित क्षेत्र जहां से प्राप्त भू राजस्व सीधे केंद्रीय राजकोष में जाती थी, अपितु इक्ता के रूप में आवंटित क्षेत्रों पर भी लागू होता था। इस प्रकार जब इब्न बतूता को न्यायाधीश नियुक्त किया गया एवं उनका वेतन 5,000 दिनार तय किया गया, तो उन्हें 2.5 गांव आवंटित किए गए, जिनसे प्राप्त वार्षिक आय उस रकम के बराबर होती थी। एक मालिक को 50-60 हजार टंके, अमीर को 30-40 हजार टंके एवं सिपह सालार को 20,000 टंके मिलते थे। फिरोज तुगलक के शासनकाल में तो ये वेतन और भी अधिक हो गए थे। इस प्रकार खान ए जहां मकबूल को उनकी सेना और सेवकों हेतु व्यय तथा उनके पुत्रों और दामादों के लिए पृथक भक्तों के अतिरिक्त 13 लाख टंके वेतन के रूप में मिलते थे। अन्य अमीरों को प्रतिवर्ष वेतन के रूप में 4 से 8 लाख टंके मिलते थे। जब सुल्तान फिरोज के नायब अमीर ए मजलिस मलिन मलिक शाहीन की मृत्यु हुई, तो वह अपने पीछे रत्नों, आभूषणों और कीमती पोशाकों के अतिरिक्त 50 लाख टंके छोड़ गया। इमाद उल मुल्क वसीर ए सुल्तानी, जो सुल्तान का दास रह चुका था, 13 करोड़ टंके छोड़कर परलोक गया, जिनमें से फिरोज ने 9 करोड़ टंके जब्त कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के समय गोरखपुर और चंपारण के राय उदय सिंह ने अपने पास बकाया कर के रूप में 20 लाख टंकों का भुगतान किया? कौन से सुल्तान के समय गोरखपुर और चंपारण के राय उदय सिंह ने अपने पास बकाया कर के रूप में 20 लाख टंकों का भुगतान किया था? तो यह क्या था? फिरोज शाह तुगलक के समय। सही नंबर ऑप्शन। जब फिरोज तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की, तब उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत से राय आ मिले, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोरखपुर और चंपारण का राय उदय सिंह था, जिसने अपने पास बकाया कर के रूप में 20 लाख टंकों का भुगतान किया। एक दूसरे उदाहरण में जब बलबन के भतीजे एवं कड़ा के हाकिम मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया, तो उसकी सहायता करने के लिए उक्त क्षेत्र के स्थानीय राय रावत एवं पायक उसके पास आ गए, जो चींटियों और टीडियों की तरह अपने सैनिकों के साथ उमड़ने लगे। जलालुद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष में उन्होंने मलिक छज्जू का पूरा पूरा साथ दिया। मलिक छज्जू तो पराजित हो गया, किंतु लगता है कि इस समय से हिंदू राजा सुल्तान के दरबार में उपस्थित होने लगे। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में अनिरथु, जो 2 शाही छत्रों का स्वामी था, राय मदार अथवा बल्लार देव, राय सुमेर, रावत अधिराम आदि को राज दरबार में उपस्थित होने और दूसरों के साथ बैठने की अनुमति भी मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित है? मुसलमानों के अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित है? मुंडन और अविद्या आरंभ। अली मावर्दी ने अली मावर्दी ने इक्ता को मुख्यतः कितने भागों में बांटा? अली मावर्दी ने इक्ता को मुख्यतः कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। अली मावर्दी के अनुसार इक्ता की 2 श्रेणियां, पहली इक्ता ए तमलीक और दूसरा इक्ता ए इस्तिगलाल। इक्ता ए तमलीक खालसा के प्रांत स्तर के इक्ता, जिसके अंतर्गत वह भूमि होती थी जिसमें या तो खेती होती थी या बंजर थी, या जिसमें खाने होती थी। यह एकता प्रशासनिक एवं राजस्व संग्रहण से जुड़े वर्गों को नियुक्ति द्वारा हस्तांतरित की जाती थी। एकता है इस्तिगलाल कुछ गांवों के रूप में प्रदत्त छोटी एकता, जो वेतन के लिए अर्थात स्वभोगाधिकार संबंधी एकता थी, ताकि राज्य में योग्य व विद्वान व्यक्तियों की आमाद होती रहे। अली मावर्दी ने इसे जीवन यापन के लिए राजस्व का हस्तांतरण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल की स्थापना का एक विशेष परिणाम था। सल्तनत काल की स्थापना के एक विशेष परिणाम नगरीय केंद्रों का विस्तार। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, कथन और का कारण। पहला कथन है कि तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण किया। तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण किया था, तो यह सही है। दूसरा कि उन्होंने
ज्यामितिक एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फल को पैनलों पर कुरान की आयतों को भी अंकित किया था। तो दूसरा भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं सदी की पांडुलिपि नियामतनामा, 16वीं सदी की पांडुलिपि नियामतनामा चित्रकला शैली के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ईरानी और भारतीय शैली का मिश्रण है। द नंबर ऑप्शन। दिल्ली स्थित नायिका कोट, दिल्ली स्थित नायिका कोट स्थल निर्माण किसने करवाया? स्थल का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बे नंबर ऑप्शन। नायिका कोट या नायिका किला में पहले मदरसा भी चलता था। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। इसी के निकट आदिलाबाद का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर खाना का अभिप्राय है, कोर खाना का अभिप्राय है शाही शस्त्रागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी की एक हस्तलिपि कौन सी है? 14वीं शताब्दी की एक हस्तलिपि कौन सी है जिसमें धातु के रूप में जस्ते का उल्लेख हुआ है? 14वीं शताब्दी की हस्तलिपि जिसमें धातु के रूप में जस्ते का प्रयोग हुआ है तो यह है रसरत्न समुच्चय, रसरत्न समुच्चय। 14वीं सदी की एक हस्तलिपि रसरत्न समुच्चय में धातु के रूप में जस्ते का उल्लेख मिलता है। इसका खनन मुख्य रूप में जावर उदयपुर में होता था। इसमें जस्ता निकालने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में नमक का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूफी क्या है? कूफी क्या है? तो कूफी है जो कुरान की आयतों का इस्लामी भवनों पर जो अंकन होता था, कुरान की जो आयतें लिखी जाती थी इस्लामिक भवनों पर, उसे कूफी कहा जाता था। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिदों का निर्माण जौनपुर शासकों ने करवाया? निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिदों का निर्माण जौनपुर शासकों ने करवाया था? तो अटाला देवी मस्जिद, झांझरी मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद, इन तीनों मस्जिदों का निर्माण जौनपुर शासकों ने करवाया था। कमाल मौला मस्जिद, कमाल मौला जो मस्जिद है यह भोजशाला धार में मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकीय पत्रों एवं व्यक्तिगत पत्रों का मूल संग्रह हमें कहाँ मिलता है? राजकीय पत्रों व व्यक्तिगत पत्रों का मूल संग्रह कहाँ मिलता है? अभिलेखागार में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने सिक्कों पर जिल्ह ए इलाही का विशेषण प्रयुक्त किया। उस शासक का नाम बताइए जिसने सिक्कों पर जिल्ह ए इलाही का विशेषण प्रयुक्त किया। बलबन। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य सचिव को किस नाम से जाना जाता है? सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य सचिव को किस नाम से जाना जाता है? दबीर ए मुमलिक। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या तुर्कों द्वारा राजपूत दुर्गों के विरुद्ध प्रयुक्त युद्ध यंत्र नहीं था? कौन सा जो तुर्कों द्वारा राजपूत दुर्गों के विरुद्ध युद्ध यंत्र का प्रयोग नहीं था, नाव का प्रयोग नहीं किया? मंजनिक, अरादा और गरगज का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय जो मध्यकाल के शहरों में सराय का प्रबंध करता था, कौन सा समुदाय जो मध्यकाल के शहरों में सराय का प्रबंध करता था? वह समुदाय था भटियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य परीक्षा या द्रव्य परीक्षा गाथा के रचनाकार कौन है? द्रव्य परीक्षा या द्रव्य परीक्षा गाथा के रचनाकार कौन है? ठक्कर, फेरू। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनतकालीन दिल्ली के इस्लामी राज्य में दिल्ली सुल्तान और खलीफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कि अधिकांश सुल्तानों ने अपने को खलीफा का नायब या सहायक माना था, तो यह सही है। दूसरा कि खलीफा सुल्तानों पर पूर्ण पूर्ण नियंत्रण रखते थे, तो खलीफा का सुल्तानों पर कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा कि प्राय सभी सुल्तान अपने राज्य में इस्लामी कानूनों को लागू करने का व्रत लेते थे, तो यह सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि कुछ सुल्तानों ने खलीफा से ऐसा संबंध नहीं रखा था, कुछ सुल्तानों ने नहीं रखा, अधिकांश सुल्तानों ने रखा था। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। 2 नंबर गलत होगा, 1, 3 और 4 सही है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन वस्त्र उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सल्तनत कालीन वस्त्र उद्योग के संबंध में कौन से कथन सत्य है? पहला है कि सल्तनत काल में सूत कताई के लिए चरखों का प्रारंभ हुआ, सल्तनत काल में सूत कताई के लिए चरखों का प्रयोग हुआ, तो यह सही है। दूसरा कि उच्च कोटि के वस्त्रों की छपाई विदेशों से कराई जाती थी, तो वस्त्रों की सभी प्रकार की छपाई भारत में ही होती थी, विदेशों से कोई छपाई नहीं थी। दूसरा गलत है। तीसरा कि कच्चा रेशम अफगान, ईरान आदि स्थानों से आयात किया जाता था। सुल्तानों ने कालीन उद्योग को संरक्षण दिया। 1, 3 और 4 सही है। वे नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में किस सुल्तान ने वेश्यावृत्ति का अंत करने का प्रयास किया? सल्तनत काल में किस सुल्तान ने वेश्यावृत्ति का अंत करने का प्रयास किया और निर्धारित समय में विवाह करने के लिए बाध्य किया? तो यह क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 6 नंबर ऑप्शन। तो इसी के साथ ही इन 289 क्वेश्चनों के साथ आज का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, आज और कल 2 दिनों में हुआ था, सल्तनत कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, इसकी कला संस्कृति को, और इसी के साथ ही हमारा सल्तनत काल कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय राज्यों के बारे में कल की क्लास में। तो मिलते हैं हम कल की एक नई क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।